191 अध्याय 194 भाई आपकी पत्नी वाकई कमाल की है। अध्याय 194 भाई आपकी पत्नी वाकई कमाल की है। खासकर चूंकि यह लड़का विशेष रूप से परेशान करने वाला है, वह न केवल बेशर्म है बल्कि वह हर मोड़ पर उसका फायदा उठाना भी पसंद करता है और व्यावहारिक रूप से हर दिन उसके साथ खाने पीने के लिए पर्याप्त समय बिताता है। सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह है कि जब भी वह किसी संकट का सामना करती है तो वह संकट के गुजर जाने के बाद ही सामने आता है, जिससे वह काफी क्रोधित व्यक्ति बन जाता है। नानगोन बिन को सड़क पर अनगिनत विचारों में खोया हुआ देखकर लिन जिफेंग के मुंह पर आत्महीनता भरी मुस्कान आ गई। वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत। एक बार उसकी खबर बाहर आ गई तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ी आपदा लाएगी, इसलिए वह इंतजार कर रहा था, एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं कह रहा हूँ श्रीमान लिन, तुम यहाँ कैसे आए? उस समय नानगोन बिन ने अचानक अपना सिर घुमाया। लिन जिफेंग के आगमन से कुछ हद तक हैरान थी। इस विशाल क्षेत्र में जहां एक पक्षी का भी पंख नहीं था, एक सामान्य व्यक्ति इतने कम समय में कैसे पहुंच सकता है? इसके अलावा नानगोन बिन मूर्ख नहीं था। ओह बॉस, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मुझे माफ कर देंगे? लिन जिफेंग का चेहरा अजीब हो गया। क्या आप मुझसे कुछ और छिपा रहे हैं? नानगोन बिन की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं, उसकी चमकती आंखें लिन जिफेंग की शर्मिंदा अभिव्यक्ति को गौर से देख रही थीं। तियानयू ग्रुप की सीईओ के रूप में लोगों को पढ़ने की उनकी क्षमता निश्चित रूप से सर्वोत्तम थी। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण लिन जिफेंग को नानगोन बिन तक टैक्सी ले जाने की पूरी प्रक्रिया को फिर से बताना पड़ा। विशेष रूप से ड्राइवर का उल्लेख करते समय नानगोन बिन की भौहें लगभग सिचुआन चरित्र के आकार में बन गईं। वह चाहती थी कि वह जानवर को मार सके। उसने वास्तव में टैक्सी ड्राइवर से झूठ बोला था कि नानगोन बिन का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह एक धोखेबाज महिला को पकड़ने आया था। श्री लिन, क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने सचमुच मुझे इतना बुरा बना दिया? क्या मैं इतनी बदचलन हूँ? नानगोन बिन इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन मरण की स्थिति से विचलित नहीं थी, लेकिन अब मिस्टर बिंग ने उसे इस स्थिति में ला दिया है। लिन, जिसके कारण ऐसी गड़बड़ी हो गई। अगर यह बात फैल गई तो क्या उसकी जीवन भर की प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं हो जाएगी? ये बॉस, इसे बस एक छोटा सा अन्याय समझिए। एक बार जब हम कार में बैठ जाएं, तो वे जो भी कहें बस सुने और ऐसा दिखाएं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्या यही इसका अंत नहीं है? इसके अलावा आप अपने दिल की सच्चाई जानते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लिन जिफेंग ने अनुग्रह मांगने वाले चेहरे के साथ एक खुशनुमा अंदाज में मुस्कुराते हुए संपर्क किया। नानगोन बिन, तुम मुझे किस तरह का व्यक्ति समझते हो? भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, मुझे बचाने के लिए आपको ऐसे घृणित तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी, और इसके अलावा आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं बचाया। मैं वह हूँ। नानगोन बिन ने खुद को बीच वाक्य में रोक लिया। एक चतुर महिला, उसने महसूस किया कि यहाँ तक कि कांस्य मुखौटा वाला आदमी भी अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहता था, इसलिए नानगोन बिन निश्चित रूप से ये भी नहीं कह सकती थी। हे बॉस, ये तो बस परिस्थितियों का दबाव है, वरना मैं इतना घटिया तरीका नहीं अपनाता। यहाँ तक आने के लिए मुझे जो सारी परेशानियां उठानी पड़ी हैं, उन्हें देखते हुए क्या आप इतना गुस्सा नहीं हो सकते? और घर पहुंचकर हम धीरे धीरे इस मामले को सुलझा सकते हैं, ठीक है? लिन जिफेंग की चापलूसी भरी नजर देखकर उसके पेट का गुस्सा तुरंत आधा हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बेहद परेशान करने वाला आदमी उसे शांत करने की कोशिश में इतना शांत हो जाएगा। यदि वह ऐसा प्रतिदिन करता तो क्या उसे कम दुख नहीं सहना पड़ता? नानगोन बिन की आंखें चमक उठी और उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसने कुटिलता से हंसते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। नानगोन बिन का मुंह थोड़ा सा ऊपर उठा, यहाँ तक कि उसे अपनी चतुराई पर थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। वह अपने आप को प्रतिभाशाली होने के लिए आंतरिक रूप से प्रशंसा करने से नहीं रोक सकी। ओह, मुझे अभी भी एक शर्त माननी होगी। लिन जिफेंग ने उसे बड़ी आंखों से देखा। उसका रूप और हावभाव ऐसा था जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो, और फिर भी अंदर ही अंदर वह खुद पर हंस रहा था। धिक्कार है, मैंने पहले ही तुम्हारी इतनी मदद की है और मुझे अभी भी एक शर्त माननी है। मैंने इतनी मेहनत की है, अब मैं किसके सामने रोऊं? अन्यथा मेरी प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी कौन लेगा? नानगोन बिन, आखिरकार आप एक वयस्क व्यक्ति हैं, आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, है ना? चूंकि बॉस ने इसे इस तरह रखा है तो मैं और क्या कर सकता हूं? लिन जिफेंग ने मुंह बनाया। उनकी अभिव्यक्ति जितनी खट्टी हो सकती थी। अच्छा, याद रखो, तुम खुद इसके लिए सहमत हो, बाद में बेरहम होने के लिए मुझे दोष मत दो। नानगोन बिन का चेहरा थोड़ा उदास था, लेकिन लिन जिफेंग खुद से कड़वाहट से बुदबुदा रहा था। मैं बकवास करने के लिए सहमत नहीं था। आप मुझे इसके लिए मजबूर कर रहे हैं, मेरे पास क्या विकल्प है? तो यह क्या है? दोनों साथ साथ जंगल से बाहर चले गए, जबकि अधेड़ उम्र का ड्राइवर मूर्खतापूर्ण और हताश होकर इंतजार करता रहा। अब से तुम्हें मुझे अपनी पत्नी कहने की अनुमति नहीं है, और तुम्हें हमारे संबंधों का सार्वजनिक रूप से उल्लेख करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, समझे? ओह,
क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने अभी क्या वादा किया था? नानगोन बिन ने अपनी आकर्षक आंखों से उसे एक तरफ देखा। आह, लिन जिफेंग की तरह मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? पत्नी मिलने पर भी वह अपने पति को स्वीकार नहीं करती। मेरे जीने का क्या मतलब है? लिन जिफेंग ने कड़वाहट से कहा। उसका सिर नीचे झुक गया, उसका मूल रूप से सुंदर चेहरा दर्द से मुड़ गया। लगभग 15 मिनट बाद लिन जिफेंग अंततः इस पूर्वज को वापस उस स्थान पर ले गया जहां टैक्सी चालक इंतजार कर रहा था। 30 साल से अधिक उम्र का ये ड्राइवर अभी तक यह अनुमान लगा रहा था कि लिन जिफेंग की पत्नी कितनी लापरवाह होगी, लेकिन उसकी एक नजर ने उसकी आंखों को लगभग आड़ू के फूलों में बदल दिया। अरे यार, उसके भाई की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। वह लगभग एक परी की प्रतिद्वंद्वी थी। अपने कई वर्षों के ड्राइविंग अनुभव में उन्होंने हर तरह की महिलाएं देखी थीं, लेकिन नानगोन बिन जितनी सुंदर और गरिमामयी महिलाएं बहुत कम थीं। नानगोन बिन को झोंगहाई शहर के व्यापारिक परिदृश्य की शीर्ष सुंदरी के रूप में जाना जाता था। कोई भी पुरुष प्राणी जिसमें थोड़ी भी मर्दानगी हो उसकी सुंदरता से मोहित हो जाएगा, जिसमें शीतलता और कुलीनता का मिश्रण था। हालांकि अछूत होने के बावजूद यह एक अवर्णनीय प्रभाव छोड़ती थी। एक क्षण में ड्राइवर अचंभित रह गया, विशेषकर अपनी 30 वर्ष की आयु में ऐसी अद्भुत सुंदरता को देखकर ऐसा लगा जैसे वह केवल इसी क्षण के लिए जी रहा हो। मास्टर, मेरी पत्नी वापस आ गई है। लिन जिफेंग एक प्रसन्न मुस्कान के साथ आगे बढ़े, ड्राइवर को एक सिगरेट दी और खुद भी एक सिगरेट अपने मुंह में डाल ली। उनके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन ड्राइवर को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। लिन जिफेंग के प्रति उनके मन में केवल प्रशंसा थी। वे तो उस जमीन की पूजा करते थे जिस पर वे चलते थे। भगवान के लिए, आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है और आप पति के रूप में अभी भी उत्साहित हैं। सचमुच आपका हृदय विशाल है। नानगोन बिन के गाल क्रोध से थोड़े हिल गए क्योंकि उसने जल्दी से अपने छोटे हाथ से लिन जिफेंग की कमर को चुटकी काटी, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। क्या उनके बीच कोई अच्छा समझौता नहीं हुआ था? अब वह अपना सुर क्यों बदल रही थी? महिलाएं सचमुच चंचल प्राणी हैं। भाई, आपकी पत्नी सचमुच बहुत सुंदर है, सचमुच अद्भुत है। मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर ने जीभ चटकाकर प्रशंसा की और उसकी दो काली आंखें नानगोन बिन के शरीर पर घूमती रहीं। ओह गुरुजी, क्या अब हम जा सकते हैं? ड्राइवर को उत्साहित देखकर लिन जिफेंग ने उसके कंधे पर थपथपाकर संकेत दिया कि गाड़ी चलाने का समय हो गया है। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। मध्यम आयु वर्ग का ड्राइवर आंतरिक रूप से बहुत खुश था। वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसे इतनी खूबसूरत महिला को ड्राइव करने का मौका मिला। यह एक ऐसा आशीर्वाद था जिसे उसने अपने जीवन में विकसित किया था। इस बार उसे गाड़ी चलाने का मौका मिलने के बाद कौन जानता था कि उसे फिर कभी मौका मिलेगा या नहीं। अब ड्राइवर उस आक्रोश को पूरी तरह से भूल चुका था जो उसने वहां जाते समय महसूस किया था। पीछे देखने वाले दर्पण से उसकी छोटी कामुक आंखें नानगोन बिन पर टिकी रहीं। लेकिन हर बार जब वह नानगोन बिन की आंखों में देखता तो प्रतिक्रिया कुछ और नहीं बल्कि तिरस्कारपूर्ण गर्व होता। 192 अध्याय 195 लू जियांग अब एक वास्तविक व्यक्ति नहीं है। अध्याय 195 यह अब एक सच्चा खुलासा नहीं है। टैक्सी चालक को किसी भी विषय को उठाने से रोकने के लिए लिन जिफेंग ने सवारी के दौरान लगभग हर चीज के बारे में बात की, उम्मीद करते हुए कि वह नानगोन बिन के संबंध के बारे में नहीं पूछेगा। अन्यथा यदि यह बोधिसत्व अंततः शांत हो गया तो ये कहना मुश्किल है कि आगे किस प्रकार का विस्फोट होगा। लेकिन उसकी सारी सोची समझी योजना के बावजूद जैसे ही लिन जिफेंग और नानगोन बिन पैसे देने के लिए कार से बाहर निकले, उस डरपोक ने लिन जिफेंग की तरफ धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इन पैसों को मेरी सहानुभूति समझो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने बेशर्मी से नानगोन बिन की तरफ अपना सिर घुमाया और हंसते हुए कहा, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ वाकई बहुत अच्छा व्यवहार करता है ना? क्या बाहर जाकर धोखा देने की जरूरत है? लिन जिफेंग के माथे पर एक के बाद एक काली रेखाएं तुरंत बन गईं। नानगोन बिन पहले तो चौंकी, फिर उसका गुस्सा भड़क उठा, उसकी छाती गुस्से से धड़कने लगी। लेकिन लिन जिफेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, गंजे ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, क्या ये किस तरह की बात है? किसने धोखा दिया? स्पष्ट रूप से बोलो। गंजे ड्राइवर ने बिना कुछ कहे केवल हंसते हुए लिन जिफेंग को, आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, वाली नजर से देखा और फिर एक बड़ी मुस्कान के साथ गाड़ी चला दी। नानगोन बिन के क्रोधित चेहरे को देखने के लिए पीछे मुड़ते हुए लिन जिफेंग का दिल बैठ गया। अब ये खत्म हो गया था, सचमुच खत्म। फिर भी वह अंत तक इस कृत्य में लगे रहे। जाते हुए गंजे ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए जोर से गाली देते हुए बोले, धिक्कार है। अगर आप में हिम्मत है तो मत छोड़ो। कौन इस तरह से लोगों से बात करता है और उनका अपमान करता है? जाने से पहले वापस आकर सारी बातें स्पष्ट कर लेने की शालीनता रखो। लिन जिफेंग। नानगोन बिन क्रोध से लगभग सफेद उंगलियों वाली थी। उसका ठंडा प्यारा चेहरा लगभग क्रोध से चमक रहा था। यदि उस समय उसके हाथों में धनुष और तीर होता तो लिन जिफेंग संभवतः छेदों से भरा होता। जब दोनों देर रात होटल लौटे तो नानगोन बिन पूरी रात जागती रही, ये समझने में असमर्थ रही कि सुन जिलियांग को कैसे पता चला कि वह यानजिंग में है। और अब जबकि सुन जिलियांग की हत्या कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति ने कर दी है तो क्या पुलिस कुछ पता लगा पाएगी?
बहुत सोचने के बाद नानगोन बिंग अधिक से अधिक भयभीत हो गई और हताश होकर उसके पास सलाह के लिए लिन जिफेंग से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। आखिरकार यांजिंग में वह एकमात्र आदमी था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। लेकिन जिस समस्या पर उसने पूरी रात विचार किया था उसका उत्तर लिन जिफेंग के होठों तक पहुंचते ही स्पष्ट और सीधे तौर पर मिल गया। प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाओ, चलो जल्दी से वापस चले। वापस जाओ? तो फिर परियोजना के बारे में क्या? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम अपनी भविष्य की विकास रणनीति किसी और को सौंप रहे हैं? नानगोन बिंग का सुंदर शरीर थोड़ा कांप उठा। उसे लगा कि लिन जिफेंग के शब्दों में कोई तर्क नहीं था। वह व्यक्तिगत रूप से आई थी तो वह इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को कैसे छोड़ सकती थी? इसके अलावा कंपनी विकास के चरण में थी और बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्या आपको यांजिंग विशेष रूप से शांत और शांतिपूर्ण लगता है, सीईओ? लिन जिफेंग ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धीरे धीरे धुएं का एक गोला छोड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका क्या मतलब है? आप यहाँ पहले ही दिन पकड़े गए, क्या आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है? तुम्हारा मतलब है? लिन जिफेंग के शब्द किसी को सपने से जगाने जैसे थे, जिससे नानगोन बिंग की सारी रात सोची हुई समस्या तुरंत सामने आ गई। हे, जब तक आप समझते हैं, सीईओ, तो मेरी बात सुनो, हम सुबह वापस चलेंगे। जहां तक इस अनुबंध और परियोजना का सवाल है, इस पर बाद में बात करने के लिए काफी समय है। लिन जिफेंग का मतलब बहुत स्पष्ट था। यांजिंग में नानगोन बिंग के पहले दिन सुन जिलियांग को पहले ही खबर मिल चुकी थी। इसमें अवश्य ही कोई जासूस रहा होगा तथा नानगोन बिंग के साथ सहयोग पर चर्चा करने वाले व्यवसायों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। अन्यथा नानगोन बिंग को उसके पहले ही दिन कैसे ढूंढा जा सकता था? यदि तर्क के लिए कहा जाए तो वह सुंदर भी दिखती थी, लेकिन इससे उस पर तुरंत कोई संकट नहीं आना चाहिए था। ओह, किसने सोचा होगा कि आपके पास ये क्षमता है? ओह। नानगोन बिंग ने अपने कामुक स्तनों को दोनों हाथों से गले लगाया और लिन जिफेंग को एक मोटी मुस्कान और शर्मीली हंसी के साथ देखा। हे बॉस, आप लोगों का इस तरह अपमान मत करो। आप चाहे जो भी कहें, मुझ लिन जिफेंग के पास भले ही बहुत ज्यादा कौशल न हो, लेकिन एक सैनिक के रूप में मेरे कुछ साल अभी भी बाकी हैं। कम से कम मामलों के बारे में मेरी जागरूकता और अंतर्दृष्टि औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होनी चाहिए। लिन जिफेंग ने उसके मुस्कुराते चेहरे को घूर कर देखा। आप एक सैनिक थे? क्या गलत? क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? क्या मुझे अपने सैन्य अनुभव के बारे में लगातार शेखी बघारने की जरूरत है? क्या तुमने यह नहीं सुना कि सच्चा व्यक्ति दिखावा नहीं करता और जो दिखावा करते हैं वे सच्चे व्यक्ति नहीं है? लिन जिफेंग ने अपने बारे में बड़े गर्व से शेखी बघारी। 6 आपकी नजर से तो यही लगता है कि किसी भी सेना ने आपको पकड़ लिया। यह 8 जन्मों का दुर्भाग्य है। हमेशा बेकार बैठे रहना, कभी काम का ध्यान न रखना, आप में सैनिक का आदर्श कहाँ है? ओह, मैं कह रहा हूँ बॉस, चैट तो चैट है, लेकिन आप दुर्भावनापूर्ण तरीके से लोगों पर हमला नहीं कर सकते। किसी की प्रतिष्ठा को इस तरह नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं है। एक कदम पीछे हटकर भी कम से कम मेरे पास एक वैध अच्छी कार्यप्रणाली है। आपका पेशा? सुरक्षा गार्ड। नानगोन बिंग को हंसी आ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह मिस्टर लिन भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। एक सुरक्षा गार्ड जो लगातार अपने काम के बारे में बात करता रहता है, लेकिन उसमें जरा भी महत्वाकांक्षा नहीं है। क्या आप में कम से कम साहसी उन्नति की भावना नहीं होनी चाहिए? अरे अरे अरे, देखो बॉस, यहीं पर तुम गलत हो। मुझे पार्टी और जनता की ओर से आपकी आलोचना करनी है। चेयरमैन माओ ने हमें सिखाया, काम क्या है? काम संघर्ष है। हम कठिनाइयों को सुलझाने के लिए, संघर्ष करने के लिए काम करते हैं, जहां ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान आवश्यक है। स्थान जितना कठिन होगा, हमें उतना ही आगे जाना होगा। यही एक अच्छे साथी की पहचान है। मुझे यह मत बताइए कि आप हम सुरक्षा गार्डों को नीची नजर से देखते हैं। हमारे इस गौरवशाली और महान पेशे के बिना जरा सोचिए, त्यानयू क्या बन पाता। लिन जिफेंग ने नानगोन बिंग को एक ज्वलंत कहानी सुनानी शुरू की, जिससे उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और उसने सोचा कि इस बदमाश के साथ बातचीत करना असंभव है। उनके साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करना ही काफी कठिन था और अब वह फिर से विषय से भटक गए हैं। आखिरकार मैं आपका प्रत्यक्ष वरिष्ठ हूँ। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी चापलूसी करना नहीं आता? बॉस, कर्मचारी संबंध को छोड़ भी दे तो भी मैं देखने में बहुत अप्रिय नहीं हूँ, है ना? आप मुझे थोड़ा सा सम्मान दे सकते हैं और मेरी थोड़ी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन यह आदमी पूरी तरह से अपनी चेतना की स्थिति में डूबा हुआ था, थूक उड़ाते हुए बड़बड़ा रहा था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। छोड़ो भी, मैं ऐसी बकवास बातों पर तुमसे बहस नहीं कर सकता। बस कमरे में अपने संघर्ष के साथ अच्छा काम जारी रखें। इसके अलावा आपको कल के लिए मेरी टिकट पहले से बुक करनी होगी। मैं आज बहुत थक गया हूँ, जब समय आए तो मुझे परेशान मत करना। ऐसा कहकर नानगोन बिंग घमंड से भरी खर्राटों और भड़कीले अंदाज में वहां से चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। अरे अरे, मत जाइए बॉस, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। लिन जिफेंग जल्दी से सोफे से उछलकर नानगोन बिंग के सामने आ गया।
क्या कुछ और है? अगर कुछ नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। हे असल में यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस कल के टिकट के बारे में, क्या आप मेरे लिए पहले से ही उसका खर्च वहन कर सकते हैं? आप? क्या तुम बिना मरे पहले स्वयं इसका भुगतान नहीं कर सकते? नानगोन बिन पहले तो खुद पर बहुत खुश थी कि उसे बढ़त मिल गई, लेकिन फिर उसने अभी टिकट के पैसे मांगने की हिम्मत की। वह किस तरह का व्यक्ति था? कोई इतना कंजूस कैसे हो सकता है? तुरंत नानगोन बिन का चेहरा काला पड़ गया। वह उसे थप्पड़ मारने के करीब थी। उसकी हानिरहित मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर नानगोन बिन को इससे अधिक गुस्सा नहीं आ रहा था। 193 अध्याय 196 धन और राज्य के बीच स्पष्ट विभाजन। अध्याय 196 व्यक्तिगत और मौद्रिक मुद्दों के बीच स्पष्ट अंतर। बॉस, आप मुझे ऐसे ही बस के नीचे नहीं फेंक सकते। खून तो खून है, लेकिन पैसों के मामले को स्पष्ट रखें, है ना? आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं आपकी कंपनी में एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। पिछली बार आपने मुझे सुरक्षा गार्ड के रूप में स्टैंड बाय पर रहने के लिए भी भुगतान नहीं किया था। क्या आप फिर से मेरे साथ छल कर रहे हैं? बॉस, आपको लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लिन जिफेंग ने नानगोन बिन को ऐसी नजर से देखा जैसे आप किसी मूर्ख को देखते हैं, मानो उसकी अभिव्यक्ति ही घोर तिरस्कार व्यक्त कर रही हो। इसमें तिरस्कार का भाव भी समाया हुआ था। लिन, निश्चिंत रहो। क्या मैं, नानगोन बिन, उस तरह का व्यक्ति हूं जो अपना कर्ज नहीं चुकाता? अगर मैं किसी का कर्जदार भी होता तो क्या वह तुम होते? नानगोन बिन के गुस्सा करने के तुरंत बाद इस काम ने फिर से पैसे की बात छेड़ दी। यहां तक कि अगर वह, नानगोन बिन, नकदी से बाहर हो तो क्या वह एक साधारण सुरक्षा गार्ड को पैसे देगी? तियानयू ग्रुप की सीईओ के रूप में क्या 10,000 कदम पीछे हटकर उनके पास पैसे की कमी होगी? क्या ये किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? बॉस, बिना सबूत के शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। मुझे लगता है कि आपको किसी चीज पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। एक आईओयू या कुछ और लिखिए। हम सुरक्षा गार्ड कड़ी मेहनत से अपनी जीविका कमाते हैं। इसके अलावा बॉस, ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी कोई आईओयू नहीं लिखा है। तो इस बार हम फिर से एक लेख लिखे तो कैसा रहेगा? आप क्या कहते हैं? लिन, तुम कमीने, मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम मेरे लिए हवाई जहाज का टिकट खरीद दो। क्या तुम्हें इतना कंजूस होना है? क्या आप सचमुच डरते हैं कि मैं, नानगोन बिन, आपके पैसे ठग लूंगा? आप मेरा खाना खाते हैं, मेरा पे पीते हैं, मेरे घर में रहते हैं, और मैंने पहले कभी किसी बात पर टोका टाकी नहीं की। अब आप पैसों के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। क्या अभी आप खुद को पुरुष जैसा महसूस करते हैं? एक पुरुष के रूप में, एक सामान्य पुरुष के रूप में, क्या आपको एक महिला के साथ इन छोटी छोटी बातों पर मोलभाव करने में शर्म महसूस नहीं होती? इस समय नानगोन बिन लगभग क्रोध से फट पड़ा। उसने पहले भी बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन कभी भी इतना बेशर्म और मोटी चमड़ी वाला, किसी किले की दीवारों जैसा नहीं देखा था। हे भगवान बॉस, आप गंभीर नहीं हो सकते, है ना? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि आप किसी चीज पर हस्ताक्षर कर दे। क्या आपको इतना परेशान दिखना है? अब वह पूरी तरह से अपने किरदार में था। उसकी मुस्कान और भी भयावह होती जा रही थी, यहाँ तक कि उसमें नानगोन बिन के प्रति थोड़ी अवमानना भी दिखाई दे रही थी। आप? लिन, मैं तियानयू ग्रुप की सीईओ के रूप में उनका सामना ऐसे साधारण व्यक्ति से कब हुआ था? ऐसा नीच सुरक्षा गार्ड कब कभी उस पर नीची नजर से देखा गया था? उसका सुंदर जैड जैसा चेहरा इतना लाल हो गया कि ऐसा लग रहा था कि वह टपक रहा है। उसे याद आ रहा था कि कैसे एक समय उसके पक्ष में अनगिनत क्रूर जानवर कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन लिन जिफेंग के सामने नानगोन बिन अचानक कुछ भी नहीं था। क्या आप एक खूबसूरत महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते थे? क्या ये हो सकता है कि यह आदमी वास्तव में महिलाओं में रुचि रखता हो? या शायद संतानहीन जनजाति? जो पुरुष महिलाओं से झगड़ा करता है, क्या वह मनोवैज्ञानिक रूप से विकृत है या फिर प्रेम और सोच के बारे में उसके विचार जटिल है? क्या आप ही हैं जिन पर पैसे बकाया हैं, बॉस? लिन जिफेंग ने बहुत गंभीर व्यवहार अपनाया, ऐसा अभिनय किया जैसे नानगोन बिन ने उन पर लाखों रुपए बकाया हैं जो वह वापस नहीं कर रही है। उन्होंने उनकी भूमिकाओं को पूरी तरह से उलट दिया तथा स्वयं को वास्तव में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित कर लिया। और जब वह अंतिम दो शब्दों पर पहुंचे तो उन्होंने जानबूझकर उन पर जोर देते हुए उन्हें काट दिया। मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा, तुम इस पर भरोसा रख सकते हो। यदि ये तथ्य न होता कि वह इस यात्रा पर ज्यादा नकदी नहीं लाई थी और यह आदमी चेक या क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं करता, तो नानगोन बिन कभी भी उससे पैसे उधार नहीं लेती। उससे पैसे उधार लेना मुसीबत को निमंत्रण देना है। उफ, उसे तो बस इतना कहना चाहिए था कि वह उसके लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदने का उपकार कर दे। नानगोन बिन अंदर से बहुत परेशान था। एक युवा महिला के जीवन की आदी हो जाने के कारण अब वह इस तरह के विरोध की आदी नहीं थी। असल में बॉस, आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। पैसे उधार देते समय नोट पर हस्ताक्षर करना पूरी तरह से सामान्य बात है ना? इसके अलावा हमारे बीच कोई सख्त अलगाव नहीं है। क्या आप सहमत नहीं हैं? इस आदमी का व्यवहार हवा से भी तेजी से बदल गया। अभी कुछ देर पहले वह व्यापार के बारे में पूरी तरह गंभीर था और अब वह पूरी तरह से मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगा। नानगोन बिन को एक जानकार नजर से देखने लगा। उसका स्वर इशारे से भरा हुआ था।
यदि वह आज रात उसे सुरक्षित घर नहीं पहुंचाता तो वह नानगोन बिन उसे बहुत पहले ही होटल से बाहर निकाल देती। लिन, तुम्हें तो बस इतना ही पता है कि जब कोई व्यक्ति नीचे गिरा हो तो उसे लात मारनी चाहिए। तुम और क्या कर सकते हो? मेरा फायदा उठाने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? मैं घर पर जो मेरा है वही खाता पीता हूँ, रहता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ, और मैंने इस बारे में आपसे बहस करने की भी जहमत नहीं उठाई। और अब तुम्हें मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत हो गई है। आपको क्या लगता है कि आप में ऐसा कहने का साहस है? नानगोन बिन ने क्रोध से अपने दांत भींच लिए। उसका आकर्षक चेहरा लगभग लालिमा बिखेर रहा था, मानो उसमें से पानी की बूंदें टपक रही हो। उसकी चीनी मिट्टी जैसी सफेद उंगलियां अत्यंत पीली अवस्था में सिकुड़ गई थीं। वह उस आदमी को सीधे मुक्का मारने से बस बाल भर दूर थी। यदि लिन जिफेंग इतना उग्र नहीं होता तो वह नानगोन बिन उसके साथ इतना झगड़ा नहीं करती। वह नानगोन बिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, लेकिन जब उसे सीमा पर धकेल दिया गया तो इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। तुम्हारा फायदा उठा रहे हो। लानत है। मेरा मतलब है मिस सी, ये वास्तव में आपकी अनुचित बात है। मैंने कब तुम्हारा फायदा उठाया है? आप इस तरह की बात यूं ही नहीं कह सकते। आखिरकार मैं लिन जिफेंग इतने सालों से मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हूं। अगर लोगों को इसकी भनक लग गई तो क्या मैं अपना सम्मान और रुतबा नहीं खो दूंगा? हाँ, अब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोने की चिंता हो रही है। यदि आप न होते तो क्या मुझे, नानगोन बिन को, ऐसी बकवास पर अपनी सांसें बर्बाद करनी पड़ती? मैं आपको बता दूं, लिन, हमारी कंपनी में बने रहने की आपकी क्षमता पूरी तरह से इस महिला के समर्थन पर निर्भर करती है। मेरे बिना, नानगोन बिन, तुम्हें बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। क्या आप जानते हैं कि आपने कितने लोगों को नाराज किया है? मैं वास्तव में नहीं जानता, लिन जिफेंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। तुम अब भी अपने बारे में बहुत अच्छा सोचती हो। नानगोन बिन ने अपनी बाहें पार कर ली और उसे यह बात कुछ हद तक हास्यास्पद लगी। लिन सचमुच सोचता था कि वह कुछ विशेष है। कुछ ही महीनों में कंपनी के लगभग आधे वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता उनसे नाराज हो गए। यदि मेरी वजह से ऐसा न होता तो उसे बहुत पहले ही दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया होता, और अब वह मेरे सामने आत्मसंतुष्ट खड़ा है। उसे यह एहसास नहीं है कि कंपनी में कितने लोग उसके जाने का इंतजार नहीं कर सकते। नानगोन बिन की यह बात सुनकर लिन जिफेंग नाराज नहीं हुआ। आखिरकार कंपनी में बहुत सारे षड्यंत्रकारी लोग थे, और जिन लोगों को उसने नाराज किया था वे तो बस कुछ छोटे मोटे लोग थे, इसलिए उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर मुझे सबसे पहले आपको धन्यवाद कहने दीजिए, मिस सीईओ। लिन जिफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात से अनजान की उसकी नजरें नानगोन बिन के कामुक और भरपूर स्तनों पर ही टिकी हुई थीं। आज नानगोन बिन ने खुद को असाधारण रूप से चमकदार और अलौकिक रूप में तैयार किया, क्योंकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना को बहुत गंभीरता से लिया था। ऐसा लग रहा था कि नानगोन बिन लिन जिफेंग की लालची और कामुक निगाहों को अपने सुंदर स्तनों पर महसूस कर सकती थी, जिससे उसका गुस्सा जो थोड़ा कम हुआ था तुरंत फिर से भड़क गया। विशेषकर ऐसे होटल में जहां एक पुरुष और एक महिला अकेले हों। यदि यह जानवर सचमुच नियंत्रण खो दे तो मदद के लिए पुकारना भी व्यर्थ होगा, क्योंकि न तो स्वर्ग और न ही पृथ्वी कोई प्रतिक्रिया देंगे। उसकी ठंडी भौहें उसके खिले हुए कमल जैसे चेहरे के साथ मिलकर और भी अधिक आकर्षक हो गईं। आप कहाँ देख रहे हैं? देखते रहो, मैं उन्हें निकाल बाहर करूंगा। नानगोन बिन ने उसे भयंकर रूप से घूरा तथा अपनी डरावनी निगाहों से उसे अपने अशुद्ध विचारों को पीछे हटाने का संकेत दिया। ओह, आंखें मेरे शरीर का हिस्सा हैं, क्या इन्हें देखना जानलेवा है? लिन जिफेंग ने असंतुष्ट होकर उत्तर दिया। 194 अध्याय 197 नाइट क्लब राजकुमारी अध्याय 197 नाइट क्लब राजकुमारी। शोरगुल वाली सड़क पर धीरे धीरे धुंध की परत बनने लगी। सुबह के 3 बजने वाले थे। ये शहर का सबसे शांत और ठंडा समय था, जब अधिकांश लोग गहरी नींद में सो चुके थे। इस समय एक शानदार नाइट क्लब के सामने कम से कम 10 कैन और कई फरारी कारें खड़ी थीं। यंजिंग शहर में ऐसी जगहें जहां अक्सर अमीर युवा मालिक और भ्रष्ट अधिकारी आते थे, लगभग उनके खेल के मैदान बन गए थे। उन्होंने यहां लोगों के लिए कुछ भी किए बिना करदाताओं का पैसा खर्चकर खुद को व्यस्त रखा। आधी रात के करीब एक मोटा आदमी, जिसका रूप रंग बहुत ही घिनौना था और गाल फूले हुए थे, भड़कीले कपड़े पहने 2 महिलाओं को गले लगा रहा था। उन्हें टटोलने के बाद उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी के चेहरे पर नशे में धुत संतुष्टि का भाव था। उसने लापरवाही से अपनी जेब से 100 युआन के नोटों का एक बंडल निकाला और अमानवीय तरीके से उन्हें महिला की ब्रा में ठूंस दिया, और जाने से पहले वह महिलाओं के गोल मटोल नितंबों को जोर से दबाना नहीं भूला। ये सब करने के बाद अंगरक्षकों के संरक्षण में मध्यम आयु वर्ग का मोटा आदमी तुरंत एक युवा लड़की को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, जो बहुत बड़ी नहीं थी और जिसकी पोशाक बहुत चमकदार नहीं थी, लेकिन लड़की स्पष्ट रूप से असहज थी। अधेड़ उम्र के मोटे आदमी के कामुक हाथों को अपनी ओर बढ़ते देख वह जल्दी से पीछे हट गई। उसे डर था कि उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा उन महिलाओं के साथ किया गया था, जो अभी अभी चुटकी काटकर विकृत हो गई थीं। मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ हवा को पकड़ रहा हो और मोटापे से उसका फूला हुआ चेहरा अप्रसन्न हो गया।
रंगीन नियॉन रोशनी के नीचे खांसते हुए उसने एक घृणित कामुक मुस्कान के साथ लड़की को फिर से गले लगाने की कोशिश की। अस्वीकृति पर गुस्सा नहीं था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लड़की ने पहले की तरह ही उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। स्पष्टतः वो उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी को पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में घृणा का भाव भी दिखाई देता था। यदि उसका परिवार इतना गरीब न होता तो वह कभी यहाँ काम करने का चुनाव न करती। हर दिन इन पुरुषों के साथ रहना, जो उसके पिता से भी अधिक उम्र के थे, उनके लिए घृणा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ गाना गाने और खाना खाने की तो बात ही छोड़िए, इसके बारे में सोचने मात्र से ही वह असहज हो जाती थी। क्या बात है छोटी बहन, क्या आपको लगता है कि आपकी सेवा के लिए यह पैसा बहुत कम है या क्या? अधेड़ उम्र का मोटा आदमी कुछ हैरान हुआ। नाइट क्लबों में कई वर्षों के अनुभव के आधार पर उनके दिमाग में सबसे पहला शब्द भोला आया। बेशक वह मूर्ख नहीं था, खासकर जब बात महिलाओं की आती थी तो वह खुद को काफी अनुभवी मानता था। इसमें कुशल होना जरूरी है, बलशाली नहीं। टीवी पर अक्सर दिखाए जाने वाले घटिया कथानक वास्तविकता के कहीं करीब नहीं थे। विशेषकर चूंकि उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी ने अपना लगभग आधा जीवन महिलाओं के पीछे भागने में बिताया था, इसलिए उसे महिलाओं के बारे में पूरी समझ थी। उनकी रणनीति धैर्य रखना, दूसरे पक्ष को धीरे धीरे मनाना, धन से और सबसे महत्वपूर्ण रूप से छल से उसे जीतना था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महिलाएं पैसे के प्रलोभन का विरोध कर सकती हैं। मुझे मत बताओ कि अगर मैं तुम्हारे चेहरे पर हजारों थप्पड़ मार दूं तो भी तुम नहीं हिलोगे। ये उस मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी की अंतर्दृष्टि थी जिसने अपना अधिकांश जीवन जी लिया था। मैं नाइट क्लब में सिर्फ एक रूम होस्टेस हूँ, कोई किराए की लड़की नहीं। लड़की की आवाज साफ तौर पर डरावनी थी, क्योंकि वह आसपास खड़े अंगरक्षकों के समूह से डरी हुई थी जो उसे भूखी निगाहों से घूर रहे थे, जो ड्रैगन जैसे मजबूत थे। उसे मोटे आदमी की पहचान के बारे में भी अच्छा अनुमान था। यदि वह उसे नाराज करती तो उसका भविष्य दुखमय हो जाता, इसलिए अब उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की पूरी कोशिश की तथा उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी की सहानुभूति पाने की उम्मीद की। हे तुम किस बात से डर रहे हो? चाचा तुम्हें नहीं खाएंगे। मैं बस तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाना चाहता हूं ताकि हम एक दूसरे को थोड़ा जान सकें। निश्चिंत रहें, मैं आपकी सेवा शुल्क में कोई कमी नहीं करूंगा। वास्तव में मैं भविष्य में आपकी सभी सेवाओं का ध्यान रखूंगा। मैं आपके बॉस से बात करूंगा, उन्होंने कहा। मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी ने अपनी उपस्थिति से लड़की को धोखा देने की उम्मीद में एक नीची और अश्लील मुस्कान लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे निराशा हुई। लड़की ने जवाब देने से पहले कई बार हिचकिचाहट दिखाई। मैं नाइट क्लब में सिर्फ एक रूम होस्टेस हूँ, गाने के अनुरोध पे डालने और फल परोसने के लिए जिम्मेदार हूँ। मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकती। मैं व्यक्तिगत सेवाएं देने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। जैसे ही उसने कहा, लड़की का सिर धीरे धीरे नीचे झुक गया और उसके छोटे गुलाबी हाथ भी घबराहट से एक दूसरे को पकड़ रहे थे, जबकि उसकी आंखें पानी की तरह साफ ऊंची एड़ी के जूते को घूर रही थी जो उसने आज पहली बार पहने थे। मध्यम आयु का मोटा आदमी, जो पहले तो बहुत उत्साहित था, अचानक कुछ अस्वाभाविक सा लगने लगा। उस शाम उसने जितनी शराब पी थी, उसका फायदा उठाते हुए उसने अपने हाथ में लिए बड़े सिगार को जोर से खींचा, फिर लड़की के डरावने पीले सुंदर चेहरे की ओर धुआं आया। तुरंत ही एक असहज खांसी के कारण लड़की का गला बहुत अधिक दुखने लगा। बिना सिर घुमाए अधेड़ उम्र का मोटा आदमी अपने बगल में खड़े सख्त बॉडीगार्ड पर चिल्लाया, ले जाओ इसे। फिर वह सीधा अपनी पोस्ट में चढ़ गया। बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से लड़की को घेर लिया और उसके कड़े प्रतिरोध के बावजूद उन्होंने अंततः उसे जबरदस्ती पोस्ट में ठूंस दिया। अपनी बात पर अडिग मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी ने जानबूझकर बॉडीगार्ड से आगे का रास्ता साफ करवा लिया था, जबकि वह खुद ड्राइवर की सीट पर आराम से बैठा था, उंगलियां टेढ़ी करके सिगार का आनंद ले रहा था और शांति से लड़की के अंदर धकेले जाने का इंतजार कर रहा था। लड़की को अंदर ठूंस दिए जाने के बाद वह खाली दिख रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह चीखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, जैसे वध के लिए खोई हुई एक छोटी सी भेड़ सीधे सामने देख रही हो, सिर झुकाए, मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी को परेशान करने के डर से। समाज के जटिल दलदल का सामना करते हुए लड़की अब भी आशाएं संजोए हुए है और कामना कर रही है कि यह आदमी जो उसके पिता के बराबर उम्र का है, बुरा न हो, क्योंकि उसे जबरन पकड़कर कार में डाल दिया गया था और उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसकी एकमात्र आशा ये थी कि वह वैसा नहीं होगा जैसा उसने सोचा था। जब आगे के वाहन धीरे धीरे हट गए, तब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीरे धीरे गाड़ी चलाना शुरू किया। लड़की की गोरी जांघों पर उसकी नजर उसकी चर्बी की अधिकता के कारण और भी स्पष्ट हो गई, क्योंकि उसकी छोटी छोटी आंखें उसकी त्वचा के हर इंच पर बेशर्मी से अपनी नजर घुमाती रहीं। अब जब वह उसकी कार में थी तो उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। पहले के हंसमुख चाचा का व्यवहार उनके वर्तमान व्यवहार से बिल्कुल अलग था। इस बीच लड़की पछतावे से भर गई। यदि उसकी सहपाठी का घटिया विचार न होता तो वह कभी भी ट्यूशन फीस कमाने के लिए ऐसी जगह पर नहीं पहुंचती। वह न केवल ट्यूशन फीस पाने में असफल रही, बल्कि पहले ही दिन उसे एक भेड़िए ने घेर लिया। अब घबराहट में उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं और वह चाहती थी कि वह कार से बाहर कूद जाए। यदि चीजें वैसी ही हुई जैसी उसे आशंका थी तो वह कैसे विरोध कर पाएगी।
उस समय लड़की की भावनाएं उस पर रेंगती हुई 10,000 चींटियों की तरह थीं, जो ईश्वरीय मदद के लिए प्रार्थना कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि शायद वह उस रात भेड़िए के हमले से बच जाएगी। लेकिन दुख की बात है कि जब मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी की सुअर के पैर जैसी हथेली उसकी गोरी जांघों तक पहुंची, तो लड़की के दिल में अचानक विस्फोट हुआ। एक क्षण में वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गई। 195 अध्याय 198 बिना कारण पीटा गया। अध्याय 198 बिना कारण समझे पीटा गया। यहां तक कि उसके माथे के बाल भी ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे फट जाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा लग रहा था कि जिस इच्छा के लिए उसने प्रार्थना की थी वह पूरी नहीं होगी। जैसे ही लड़की ने अधेड़ उम्र के आदमी का कामुक हाथ हटाने के बारे में सोचा, उसने पाया कि उसका हाथ अपने आप ही पीछे हट गया था। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। क्या उसने उसे इतनी जल्दी छू लिया था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह बल प्रयोग करने जा रहा था? उसे क्या पता था कि इस क्षण एक दृढ़ और मजबूत कलाई उसे दुख के सागर से बाहर निकलने में गुप्त रूप से मदद कर रही थी। अधेड़ उम्र के मोटे आदमी के दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने उसकी जान को छुआ था और उसे आश्चर्य हुआ जब वह अपनी इच्छा से उसकी कमर तक पहुंच गई। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कार सुचारू रूप से चल रही है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जांच करने के लिए अपना सिर नहीं झुकाया। आखिरकार कार में वे केवल दो ही थे। यदि वह नहीं तो और कौन हो सकता है? वासना से अभिभूत मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी ने उस रात किसी भी तरह से लड़की को पाने की ठान ली थी। इतना बढ़िया सामान मिलना मुश्किल था। उसके चेहरे को देखकर, जो लगभग भ्रष्टता से विकृत हो गया था, लड़की का पेट मरोड़ उठा और उसे उल्टी करने की एक स्पष्ट इच्छा भी महसूस हुई, विशेष रूप से उससे आने वाली सिगरेट और शराब की तेज गंध के कारण, जिसने अनायास ही लड़की की नाजुक भौहों को सिकोड़ दिया। अचानक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का शरीर दर्द से ऐंठ गया, उसका मुंह लगभग मुड़ गया और उसने सड़क के किनारे पोश कार रोक दी। एक कामुक मुस्कान के साथ अपना सिर घुमाते हुए उसने कहा, छोटी सुंदरी, मैं पहले नहीं बता सकता था, लेकिन किसने सोचा था कि तुम इतनी उत्सुक हो सकती हो? अपने पेट में गर्म सनसनी महसूस करते हुए मोटा आदमी अब खुद को रोक नहीं सका। ऐसी मासूम सी सुंदरी को पाना इतना दुर्लभ अवसर था कि उसे पाना लगभग असंभव था। वह खुद को दशकों से झोंगाई की फूलों की दुनिया के तौर तरीकों का अनुभवी मानता था, फिर भी शायद ही कभी उसने इस तरह की छोटी सुंदरता का सामना किया था। इस प्रकार उसके दिमाग में छोटे छोटे विचार घूमने लगे। जब मोटे आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया तो लड़की की भावनाएं भय में बदलने लगीं। वह चकमा देती और टालती हुई नजर आई, उसकी आंखें घृणा से भर गईं और उसका मूल रूप से नाजुक चेहरा डर के कारण बैंगनी हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट सी दिखने लगी। क्या गलत? आप पहले भी इतने खुले थे, क्या अब आप फिर से मासूम बनने लगे हैं? अधेड़ उम्र का मोटा आदमी हंसा, उसकी मोटी आंखें लगभग बंद हो गईं, उनमें छिपी कामुक निगाहों को छिपाने की उसने जहमत नहीं उठाई। वह अपने पेट की ओर बढ़ने लगा, रहस्यमयी हाथ को पकड़ लिया और उसे मसलना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की को यह एक बिल्कुल अलग और असामान्य अनुभूति लग रही थी। उसने पुरुषों को दूसरों के हाथ छूते और पुरुषों को महिलाओं के हाथ छूते देखा था, लेकिन आज सचमुच पहली बार उसने किसी पुरुष को अपना हाथ छूते देखा था। इससे पहले से ही डरी हुई लड़की और भी अधिक भयभीत हो गई। उसे ऐसा लगा कि मोटे आदमी को किसी विकृत व्यक्ति से संबंधित माना जा सकता है। लेकिन जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी ने रहस्यमय हाथ को चूमने के लिए धीरे से अपने मुंह तक उठाया, उसकी हथेली में फंसा हुआ हाथ अचानक फिसल गया और इससे पहले कि वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मध्यम आयु वर्ग का मोटा आदमी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, लेकिन लिन जिफेंग की हथेली आगे पीछे हिलना बंद नहीं हुई। स्मैक 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 थप्पड़ों की आवाज लगातार जारी थी। तुरंत ही अधेड़ उम्र के मोटे आदमी के सड़े हुए पीले दांत तोड़ दिए गए। उसके मुंह से सल्फ्यूरिक एसिड की तरह खून बह रहा था, धब्बेदार और पीला। लड़की कार के अंदर दुबकी हुई लगातार चिल्ला रही थी। यदि दरवाजा अंदर से बंद न होता तो वह पहले ही इतनी डर गई होती कि बाहर भाग जाती। जब लड़की ने रहस्यमय हाथ के मालिक को देखा तो उसका दिल, जो अभी थोड़ा शांत हुआ था, एक बार फिर बेचैन हो गया, क्योंकि उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूलेगी। काले वस्त्र पहने एक आदमी, जिसने रहस्यमय कांस्य मुखौटा पहना हुआ था जो उसके पूरे चेहरे को ढक रहा था, धीरे धीरे पीछे की सीट से उठा और वार करना शुरू कर दिया। उसकी हथेली की प्रत्येक गति मोटे अधेड़ आदमी के सुअर जैसे चेहरे पर ठोस रूप से पड़ रही थी। दर्द के कारण वह कार के अंदर जोर जोर से चीखने लगा, मानो किसी सुअर को काटा जा रहा हो। वह दया की भीख मांगता रहा, लेकिन वह रहस्यमय आदमी उसके साथ खेलता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसे बार बार थप्पड़ मार रहा था। अंततः पिटाई से वह अधेड़ व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसका पैनकेक जैसा चेहरा अब तरबूज जैसे चेहरे में बदल गया था और उसके पीले दांत लगभग पूरी तरह से टूट चुके थे। उसका चेहरा ताजे खून से लथपथ था, जैसे कि उस पर लाख लगाया गया हो। यहाँ तक कि उसकी चेतना भी धुंधली होने लगी। ये सब देखकर लड़की को अंदर ही अंदर संतुष्टि का गहरा एहसास हुआ। हालांकि वह बाहरी तौर पर विनम्र दिख रही थी, फिर भी उसके मन में उस आदमी के लिए गहरा तिरस्कार था जो सुअर के सिर जैसा दिखता था। जैसे ही लिन जिफेंग ने उदासीनता से थप्पड़ मारा, लड़की ने डर के मारे कुछ साहस जुटाया और कार के अंदर मंद रोशनी के माध्यम से लिन जिफेंग पर कुछ नजरें डाली।
उस समय लिन जिफेंग का मुंह ऊपर की ओर झुका हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन और ठंडी थी। बाईं ओर एक थप्पड़ और दाईं ओर एक थप्पड़ मारते हुए वह तब तक वार करता रहा जब तक कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति बुरी तरह चिल्लाने नहीं लगा। लेकिन प्रत्येक प्रहार के साथ वह व्यक्ति पीड़ा से चीखता रहा। अभी तक वह इतना नहीं मारा गया था कि उसके जीवन के सभी लक्षण नष्ट हो गए हों। ऐसा लग रहा था कि इस रहस्यमय आदमी की ताकत आम लोगों से अलग होगी, वरना इस तरह से पीटने पर तो अब तक उसे मार ही डाला होता। कार के अंदर खून फैल गया, दांत टूटकर गिर गए और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अब रोने का मन हो रहा था। भले ही उसने कोई गंभीर अपराध किया हो, भाई मारने से पहले कम से कम बात तो कर लो ताकि मैं पिटाई के लिए खुद को तैयार कर सकूं, उसने सोचा। लेकिन लिन जिफेंग के अचानक हमले से उसकी आंखें लगभग घूम गईं और मामले को बदतर बनाने के लिए यह इतना निराशाजनक और अस्पष्ट था कि उसे ये भी पता नहीं था कि उसे क्यों मारा जा रहा था। और अपने जीवन के दशकों में उसे कभी भी इतनी बेरहमी से नहीं पीटा गया था। लड़की का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि लिन जिफेंग लापरवाही के एक पल में उस आदमी को मार डालेगा। क्या आप कृपया उसे मारना बंद कर सकते हैं? लोगों की कल्पना शक्ति बहुत समृद्ध होती है, विशेषकर लड़कियों की, जो कि और भी अधिक समृद्ध होती है। दिवास्वप्न लड़कियों के विचारों की आंतरिक दुनिया में लगभग एकमात्र आनंद का स्रोत होते हैं। इस बात से मूर्ख मत बनिए कि वे ऊपर से कितनी शांत और सौम्य दिखती है, उनका दिमाग भी लड़कों से कम सक्रिय नहीं है। लड़की की आवाज कुछ धीमी थी, यहाँ तक कि अंत में फुसफुसाहट में बदल गई। वह लिन जिफेंग से ऐसी आवाज में विनती कर रही थी जो उसे मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ओह! लिन जिफेंग की भौहें आश्चर्य से थोड़ी ऊपर उठ गईं जब उसने लड़की की ओर देखा, जो आज्ञाकारी ढंग से अपने घुटनों को पकड़े हुए कार में बैठी थी। उसकी उदासीन निगाहें धीरे धीरे नरम पड़ गईं। लड़की ने तीव्रता से महसूस किया कि लिन जिफेंग की निगाहें उसकी ओर घूम रही हैं, और उसका सुंदर चेहरा शर्मिंदगी से और भी अधिक लाल हो गया। लेकिन लिन जिफेंग की निगाहें उसके चेहरे पर सिर्फ 3 सेकंड तक टिकी रहीं। वास्तव में वह एक सुंदर लड़की बनने की ओर अग्रसर थी। ये दुख की बात थी कि वह एक नाइट क्लब जैसी जगह पर पहुंच गई। लिन जिफेंग को उस लड़की के लिए मौन खेद महसूस हुआ। क्या आप कृपया उसे अब और नहीं मार सकते? अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो वह मर जाएगा। लड़की ने अपने बचाव में बोलने के लिए खुद को तैयार कर लिया था, भले ही इसका मतलब बाघ की मान से भेड़िए की मान में जाना हो। आखिरकार वह झोंगहाए शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक की छात्रा मात्र थी। वह ऐसा खूनी दृश्य नहीं देख सकती थी, और उससे भी अधिक वह लिन जिफेंग के बारे में चिंतित थी। 196 अध्याय 199 कष्टप्रद शीर्षक अध्याय 199 उत्तेजक शीर्षक। उस क्षण लड़की का सहज भय और डर पूरी तरह उजागर हो गया। उसके सुंदर चेहरे को देखते हुए, जिसका रंग डर से बदल गया था, लिन जिफेंग को अभी भी थोड़ी दया महसूस हुई और उसने सुस्त, भारी आवाज में जवाब दिया, वह तुम्हारा फायदा उठाने का इरादा रखता था, तो क्या हमें उसे जाने देना चाहिए? लिन जिफेंग की गहन निगाहों के नीचे लड़की और भी अधिक संयमित हो गई, हकलाते हुए बोली, लेकिन लड़ाई समाधान नहीं है। इसके अलावा उसने वास्तव में अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं किया है। जैसे ही उसने कहा, उसका छोटा सिर लिन जिफेंग की ठंडी आंखों के नीचे झुक गया। उसे डर था कि उसके सामने रहस्यमय आदमी नाराज हो सकता है, खासकर जब से लिन जिफेंग ने एक प्राचीन कांस्य मुखौटा पहना हुआ था, और कौन जानता था कि वह वास्तव में किस तरह का व्यक्ति था। इस समय तक मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी को लिन जिफेंग ने तब तक पीटा था जब तक वह थक नहीं गया। उसका मूल रूप से मोटा सुअर जैसा सिर काफी सूज गया था, विशेष रूप से उसके सुअर जैसे गाल जो अब तरबूज की तरह सूज गए थे, और उसके पीले दांतों को लिन जिफेंग ने तोड़ दिया था, जिससे वे जल्दी ही खराब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें निकट भविष्य में दलिया पीना ही पड़ेगा। यदि नांगोन बिन के लिए इस अनावश्यक परेशानी का समाधान नहीं किया गया होता, तो आज एक और निर्दोष गोभी इस जानवर द्वारा बर्बाद कर दी गई होती। लड़की की घबराहट और डर की मिश्रित भावनाओं को देखकर लिन जिफेंग का दिल कांप उठा। लेकिन उसे उस लड़की पर दया भी आई। इतनी कम उम्र में नाइट क्लब में काम करना वास्तव में उसके सुंदर चेहरे और उसके उज्जवल भविष्य की बर्बादी थी। यद्यपि वह युवा दिखती थी, लेकिन कोई भी यह कह सकता था कि उसे अवश्य ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बेशक लिन जिफेंग ने स्वयं को इतना संत नहीं माना था कि वह दयालुता के ऐसे कार्य कर सके, लेकिन उससे मिलना शायद भाग्य ही था। उसने अपना मुंह खोला, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन और आवाज सुस्त और भारी थी। तो आप उसे सबक सिखाए बिना जाने देंगे? लिन जिफेंग के उदासीन, प्रभावशाली कांस्य मुखौटे को देखते हुए मुखौटे के नीचे के रहस्य के साथ लड़की ने अपना सिर फिर से नीचे करने से पहले केवल लिन जिफेंग की ओर एक क्षण के लिए देखा। मुश्किल से सुनाई देने वाली और भावनाओं से भरी आवाज में उसने बुदबुदाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उसे मारना बंद कर देंगे। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आप उसे मार भी सकते हैं। हे कितना दिलचस्प बच्चा है। लिन जिफेंग अंदर ही अंदर फूट फूट कर हंसने लगा। ये स्पष्ट था कि लड़की का हृदय दयालु था, कम से कम अधिकांश महिलाओं के विपरीत, जो अब तक उस आदमी को 1-2 बार लात मार चुकी होती। चूंकि वह परेशानी नहीं चाहती थी, इसलिए लिन जिफेंग उसे इस गंदी स्थिति में और नहीं घसीटना चाहता था। कर्कश, उदासीन स्वर में उन्होंने कहा, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। अब ये काम मत करो, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है।
लड़की रुक गई। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था, लेकिन वह आज्ञाकारी ढंग से कार से बाहर निकल गई। चिंतित हृदय से वह कदम दर कदम सड़क के दूसरे छोर की ओर चली गई। सुबह के लगभग 3 बजे लड़की को लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि काम के पहले दिन ही उसके बेईमान सहपाठियों ने उसे धोखे से यहां आने के लिए मजबूर कर दिया था, और उसे ये भी महसूस हुआ कि लिन जिफेंग ने गलती से सोचा था कि वह उस तरह की महिला है, जिससे उसका थोड़ा सा भी गर्व खत्म हो गया। अगर वह अब समझा सकती तो लड़की निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के लिन जिफेंग को सब कुछ स्पष्ट करने का साहस जुटा लेती। लेकिन दूसरी बार सोचने पर ऐसा लगा कि उसका उससे कोई संबंध ही नहीं है ना? वह तो क्षणिक मुलाकात का दावा भी नहीं कर सकती थी, तो फिर वह कैसे समझा सकती थी? जैसे ही लड़की की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लिन जिफेंग ने एक सिगरेट जलाई और आराम से कार में बैठकर धुएं की सांसें लेने लगा। चमड़े की कार की सीट पर मृत होने का नाटक कर रहे मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी को देखते हुए लिन जिफेंग ने आलस से अपने मोटे सिर पर कुछ बार लात मारी, लेकिन 2 या 3 बार छूने के बाद भी वह आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। इससे लिन जिफेंग को चिढ़ होने लगी। धूम्रपान करने और धुएं के बादल छोड़ने के बाद उसने सिगरेट का बट उठाया और उसे उस आदमी के मोटे सुअर जैसे पैरों पर दबाया। आह! ये चीख बहुत ही दयनीय है। अधेड़ उम्र का मोटा आदमी इतना झुलस गया था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे, लेकिन उसके मुंह का दर्द खत्म भी नहीं हुआ था कि उसके मोटे हाथ पर एक और वार हुआ। उसे लगा कि आज की रात उसके जीवन की सबसे अशुभ रात थी। उसने किसी को उकसाया नहीं था, फिर भी उसे यह यातना सहनी पड़ी। आखिर यह सब क्या था? लिन जिफेंग के कांस्य मुखौटे को देखकर मध्यम आयु वर्ग का मोटा आदमी लगभग हताशा में रो पड़ा। जिस तरह से यह युवक उसके सामने खड़ा था, उससे ये स्पष्ट था कि वह निश्चित रूप से निर्दयी था। भगवान ही जानता है कि उसके साथ आगे क्या व्यवहार होगा, इसलिए उस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी ने अत्यधिक दर्द सहन किया, खुद को चिल्लाने से रोका और यहाँ तक कि मरने का नाटक भी किया, लेकिन उसके लिए यह भयावह बात थी कि इस शापित युवक ने उसे सिगरेट के बट से जला दिया। यदि वह अभी गाली दे सकता तो वह अधेड़ उम्र का मोटा आदमी पहले ही उछल कूद कर रहा होता और गालियां दे रहा होता, लेकिन अब उसका चेहरा भी उसका अपना नहीं था। उसे 3 बार पीटकर सुअर के सिर जैसा बना दिया गया था। वह संभवतः क्या कह सकता था? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे भाई, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें कहाँ नाराज किया। यदि मैंने जियांग शाओताओ ने कुछ गलत किया है तो मैं यहाँ माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ बड़े भाई, मध्यम आयु वर्ग के मोटे आदमी ने विनती की। उसकी आंखें बुरी तरह उत्तेजित थीं, उसका पूरा गोल मटोल चेहरा खून से सना हुआ था। यहाँ तक कि उसके शरीर से बहते खून के कारण उसके बाल भी लाल हो गए थे। मध्यम आयु वर्ग का मोटा आदमी, जिसका नाम जियांग शाओताओ था, उन व्यापारिक साझेदारों में से एक था जिसे नानगोन बिंग एक परियोजना पर चर्चा करने के लिए यांजिन शहर लाया था। वह यांजिन शहर में त्यानियू समूह के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण भावी साझेदार था। यांजिन की इस यात्रा के दौरान नानगोन बिंग का पता सिर्फ 1 दिन के भीतर ही चल गया। वहां अवश्य ही कोई जासूस था, इसलिए लिन जिफेंग ने नानगोन बिंग के रात में सोते समय उसका विवरण जानने का अवसर लिया। आखिरकार आज रात सुन जिलियांग की हत्या निश्चित रूप से कोई साधारण हत्या नहीं थी। यदि बाद में चीजों को अच्छी तरह से नहीं संभाला गया तो नानगोन बिंग को निस्संदेह भविष्य में अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लिन जिफेंग ने जो भी काम किया उसमें कभी भी कोई संभावित खतरा नहीं छोड़ा, खासकर तब जब वह उनके करीबी लोगों से जुड़ा हो। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ? लिन जिफेंग अभी भी जियांग शाओताओ को उदासीनता से देख रहा था। उसकी आंखों में असीम आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो उसने जियांग शाओताओ के दिल में छिपे सभी रहस्यों को देख लिया हो। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। मैं तो बस अपने काम से काम रख रहा हूँ, और तुम मुझे तब तक पीटते हो जब तक मैं सुअर के सिर जैसा न दिखने लगूं। और तुम पूछ रहे हो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं तो पहले ही आपसे सवाल न पूछकर इसे टाल रहा हूँ और अब आप मुझ पर ही सवाल दाग रहे हैं। जियांग शाओताओ के चेहरे के भाव बोलते समय कांप रहे थे और दर्द के कारण लिन जिफेंग द्वारा पीटा गया मुंह लगभग फट गया था। यदि समय को पीछे ले जाया जा सकता तो जियांग शाओताओ कभी भी अकेले गलियों में लड़कियों का पीछा करने नहीं जाता। रात में सड़कों पर चलते समय अक्सर भूतों का सामना होना स्वाभाविक है। बड़े भाई, मुझे नहीं मालूम कि मैंने आपको कहाँ नाराज किया है सर। यदि मेरे आतिथ्य में कोई कमी रह गई हो तो कृपया बड़े भाई मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए। मैं बदलूंगा, मैं निश्चित रूप से एक ही गलती दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है बड़े भाई। जियांग शाओताओ लिन जिफेंग की खतरनाक उपस्थिति से पूरी तरह से भयभीत था। एक 40 या 50 वर्ष का व्यक्ति जो किसी अन्य को बड़ा भाई कहकर पुकार रहा था तथा स्वयं को छोटा भाई कह रहा था। आयु निर्धारण में इतना तीव्र परिवर्तन तो बहुत तीव्र था, है न? लिन जिफेंग ने स्वयं नहीं सोचा था कि वह उस कुख्यात मुश्किल स्तर तक पहुंच गया है। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग शाओताओ का स्वीकार करने का रवैया वास्तव में बुरा नहीं था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसने क्या गलत किया था। इसके बजाय वह आंख मूंद कर गलतियां स्वीकार कर रहा था, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता था कि यह आदमी कोई अच्छा पक्षी नहीं था।
197 अध्याय 200 बस अपने गले पर चाकू रख लो। अध्याय 200 शायद मेरा गला भी काट लूं। अपने सामने राक्षस की तरह कांस्य मुखौटा पहने आदमी को देखकर जियांग शाओताओ का दिल लगभग उसके गले तक आ गया। उसे डर था कि थोड़ी सी भी गलत आवाज उसके जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है, विशेष रूप से इस तरह के अराजक समाज में। कौन जानता है कि किसी भी क्षण उसका भाग्य क्या होगा। जियांग शाओताओ की दयनीय स्थिति को देखकर लिन जिफेंग ने मन ही मन उपहास किया। जब आप दूसरों को धमका रहे थे तो आपने इस परिणाम के बारे में क्यों नहीं सोचा। अब वह एक पग की तरह दयनीय ढंग से विनती कर रहा था, जितना दुखी हो सकता था। लिन जिफेंग ने लापरवाही से अपनी जेब से एक अनुबंध निकाला और उसे जियांग शाओताओ के सामने रख दिया। उसकी भयावह हंसी हवा में गूंज उठी। सुन जिलियांग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? सन जिलियांग। जियांग शाओताओ एक क्षण के लिए भ्रमित हो गया। कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति को संदेह से देख रहा था। उसका दिमाग घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे संपर्क क्यों किया गया, और न ही उसे समझ आ रहा था कि सुन जिलियांग का उल्लेख क्यों किया गया। वह सिर्फ एक साधारण व्यापारिक परिचित है, इससे अधिक कुछ नहीं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, बड़े भाई? जियांग शाओताओ के मन में डर बैठ गया। उसे डर था कि सुन जिलियांग के कारण उसे मार पड़ सकती है, इसलिए उसने अपने लिए कुछ लाभ पाने के लिए अपने रिश्ते को यथासंभव कम महत्व देने की कोशिश की। ओह, बस साधारण दोस्त, इतना ही आसान। लिन जिफेंग ने भौहें चढ़ाई। उनकी निगाहें जियांग शाओताओ के दिल में चुभ गईं। तुम्हें तियानियो ग्रुप के नानगोन बिन को जानना चाहिए, है ना? लिन जिफेंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और जियांग शाओताओ की बाह की ओर पहुंचना शुरू कर दिया, जिससे वह तुरंत इतना डर गया कि वह लगभग पेशाब कर बैठा। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसने जल्दी से समझाया, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। वह मेरी साझेदारों में से एक है, तियानियो ग्रुप की सर्वोच्च निदेशक है। तो फिर तुम्हें उसका वर्तमान ठिकाना पता होना चाहिए। लिन जिफेंग ने उसे घूरते हुए आधा मुस्कुराया, खासकर जब उसकी पकड़ जियांग शाओताओ की बाह पर कस गई। उसका मोटा शरीर एक शक्तिशाली लोहे की प्लेट से कुचला हुआ प्रतीत हुआ। अपनी आत्मा की गहराई से उठे भय के कारण जियांग शाओताओ की पैंट लगभग गीली हो गई। अभी अभी लिन जिफेंग ने उसके चेहरे पर बार बार थप्पड़ मारे थे और चोटें अभी भी बनी हुई थी। उसने इस बोधिसत्व को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। बड़े भाई, यदि आप तियानियो समूह के नानगोन बिन का ठिकाना जानना चाहते हैं तो मैं आपको कभी भी बता सकता हूं। मैंने सुना है कि यह नानगोन बिन झोगहाई शहर के व्यापारिक समुदाय में भी नंबर 1 सौंदर्य है। अगर आपको ये प्रकार पसंद है भाई, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, बशर्ते आपको कोई आपत्ति न हो। इस बिंदु पर बूढ़े लोमड़ी जियांग शाओताओ ने लिन जिफेंग के इरादों को पूरी तरह से गलत समझा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना उसकी पैंट से नीचे टपकने वाला था। उसका बढ़ता हुआ लाल चेहरा कुछ हद तक उत्तेजित था, भयभीत था कि अगर लिन जिफेंग दुखी था तो उसका अपना जीवन यहीं समाप्त हो सकता है। और बहुत ही स्वेच्छा से विनम्र भूमिका निभा रहे हैं। आप नानगोन बिन से काफी परिचित लगते हैं। लिन जिफेंग की मुस्कान भयानक थी। वह उसे आधी मुस्कुराहट से घूर रही थी। बड़े भाई, नानगोन बिन मेरे लिए है। जियांग शाओताओ ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि लिन जिफेंग का हाथ पहले ही हिल चुका था। एक झटके के साथ जियांग शाओताओ की बूढ़ी बाह पूरी तरह से विकृत हो गई। इसके बाद एक चीख निकली जैसे कि सूअर को मारा जा रहा हो। चाहे जियांग शाओताओ ने कितनी भी विनती की हो, लिन जिफेंग ने फिर भी एक हानिरहित अभिव्यक्ति दिखाई, क्योंकि जियांग शाओताओ दर्द में अपने माता पिता के लिए लगभग रो रहा था। क्या यह आप ही थे जिन्होंने ये खबर जारी की कि नानगोन बिन यानजिंग शहर में आया था? ओह, मैं आपको बताना भूल गया, वह सन नाम का लड़का, आपका तथाकथित साधारण दोस्त सन जिलियांग, मैंने मार डाला है। यदि आप कुछ और वर्षों तक शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है ना? जैसे ही लिन जिफेंग ने धीरे धीरे अपने हाथ में दबाव बढ़ाया, जियांग शाओताओ, चाहे वह कितना भी लचीला क्यों न हो, उस क्षण उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी। उसका अपना जीवन संकट में था। उसके पास दूसरों के जीवन और मृत्यु की चिंता करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। हालांकि ये सुनकर कि लिन जिफेंग ने सन जिलियांग को मार डाला था, वह अभी भी कुछ हद तक हैरान था। आखिरकार सुन जिलियांग यानजिंग के एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। वह ऐसे कैसे मारा जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुन जिलियांग की पत्नी और उसके परिवार के ऐसे संबंध थे जो सेना के साथ समस्याएं पैदा कर सकते थे। अगर लिन जिफेंग ने जो कहा वह सच है तो इससे यानजिंग में भारी हंगामा मच सकता है। लेकिन अब भले ही वह लिन जिफेंग के साथ सहयोग न करे, क्या उसका अपना जीवन अभी भी सुरक्षित रहेगा? जियांग शाओताओ ने अपने मन में जल्दी से गणना की। जैसे जैसे लिन जिफेंग के तरीके अधिक क्रूर होते गए, जियांग शाओताओ को अंततः समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तथा उसने बार बार लिन जिफेंग को आश्वासन दिया कि वह जानता है कि क्या करना है। ये सब करने के बाद लिन जिफेंग को भी राहत महसूस हुई। चूंकि वह पहले ही उनकी मांगों पर सहमत हो चुका था, इसलिए बात को बड़ा चढ़ाकर बताने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार कोई और तो पहले से ही सफाई का काम संभाल रहा था। मुझे आशा है कि यानजिंग शहर में आपके वर्षों के अनुभव को देखते हुए आप मेरी मंशा समझ गए होंगे। एक व्यक्ति की मृत्यु, आपको इसे सुव्यवस्थित ढंग से संभालने में सक्षम होना चाहिए, है ना?
मुझे बाद में आपसे बात करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लिन जिफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांग शाओताओ के गोलमटोल चेहरे को थपथपाते हुए ऐसा अभिनय किया जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जियांग शाओताओ के दिल में चिंता उसे मार रही थी। अब जबकि सुन जिलियांग मर चुका है तो उसे चीजों को सुझाने में कितना प्रयास करना पड़ेगा। एक गलत कदम और उसका अंत सचमुच अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब जब लोग अनजाने में ही उन्हें निशाना बना रहे हैं तो उनमें पीछे हटने या जवाबी कार्रवाई करने का साहस कहाँ था। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करो भाई, मैं इस स्थिति को तुम्हारे लिए अच्छी तरह से संभाल लूंगा। जियांग शाओताओ का चेहरा भूतिया पीला पड़ गया। वह अपने सूजे हुए चेहरे पर एक दयालु मुस्कान निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो एक भाप से पके हुए रोटी की तरह लग रहा था। यह नहीं जानता था कि वह मरने जैसा महसूस कर रहा था। अपने हाथ को देखते हुए जिसे लिन जिफेंग ने तोड़ दिया था, जियांग शाओताओ पीड़ा में था। उसे एक ऐसे दर्द का अनुभव हो रहा था जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं झेला था। ये दुखद, क्रोधित करने वाली स्थिति उसके साथ घटित हो रही थी, वह भयभीत क्यों न हो। हे चूंकि आप जानते हैं कि क्या करना है तो बाद में मुझे निराश मत करना। लिन जिफेंग की कर्कश दबी हुई आवाज जियांग शाओताओ के कानों के चारों ओर दानव के मार्च की तरह घूम रही थी, खासकर जब वह जाते समय जानबूझकर जियांग शाओताओ के गोलमटोल गालों को चुटकी काटता था, जिससे जियांग शाओताओ के मुंह से बहुत खून बहने लगता था। वह लगभग यही चाहता था कि वह अपना सिर किसी चीज से टकराकर मर जाए, और सोच रहा था कि क्या ये सब जानबूझकर किया गया था। लिन जिफेंग के चले जाने के बाद जियांग शाओताओ पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। जब अंगरक्षकों के एक समूह ने अपनी कारों को चलाते हुए उसे पाया तो उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा पहले से ही कागज की तरह सफेद हो चुका था। उसका पूरा चेहरा तरबूज के छिलके की तरह सूजा हुआ था। सबसे मजेदार बात यह थी कि पूरे साल सिगार पीने के कारण उसके पीले दांत टूट गए थे, जिससे उसका मुंह खाली हो गया था और उसकी एक भुजा पूरी तरह विकृत हो गई थी। बड़े पेट के साथ वह एक गर्भवती महिला की तरह लग रही थी जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब जियांग शाओताओ को होश आया तो वह दर्द से चिल्लाया और गुस्से में अंगरक्षकों को बेकार कहकर कोसने लगा। वे कुत्ते पालने से कम उपयोगी थे। उसके सूजे हुए चेहरे को छूते ही जियांग शाओताओ को रोने का मन हुआ। जिंदगी ऐसी थी कि वह चाकू लेकर अपना गला काट सकता था। 198 अध्याय 201 विश्वासघाती व्यवहार अध्याय 201 कमजोर होने का व्यवहार। नानगोन बिंग एक पल भी अधिक नहीं रुका और लिन जिफेंग के सुझाव के अनुसार दोनों ने अपना सामान पैक किया और 2 दिन बाद जल्दी से झोंगहाए शहर लौट आए। इन 2 दिनों के दौरान पूरे ड्रैगन सिटी में भारी परिवर्तन हुए। यदि नानगोन बिंग और लिन जिफेंग तेजी से भाग नहीं जाते तो यह अनुमान लगाया गया था कि उन दोनों को ड्रैगन सिटी छोड़ने में कठिनाई होती। सन जिलियांग की मौत से पूरे ड्रैगन सिटी में भारी हंगामा मच गया था। ऐसा कहा जाता है कि सुन जिलियांग की पत्नी एक बूढ़े जनरल की बेटी थी। सुन जिलियांग और उसके बेटे की मौत ने इस अत्यंत दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला को लगभग पागल बना दिया था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर हत्यारे को ढूंढने के लिए दृढ़ थी। दुर्भाग्य से जांच के दौरान जियांग शाओताओ न केवल उसकी मदद करने में विफल रहा बल्कि प्रगति में भी बाधा उत्पन्न की, जिससे मामले में गतिरोध पैदा हो गया। इसके अलावा जियांग शाओताओ को कई बलि के बकरे भी मिल गए। ड्रैगन सिटी में जियांग शाओताओ हवा और बारिश को लगभग नियंत्रित कर सकता था और उदार रिश्वत के साथ उसने वास्तव में कई संबंध बनाए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े व्यापारियों को नाराज भी किया और अपनी जान की कीमत पर उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। कौन स्वयं को जानता है, एक गलती जिसने कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति को परेशान कर दिया उसके लिए फिर से मुसीबत ला सकती थी। कुछ दिन पहले लगी चोटों को याद करते हुए जियांग शाओताओ निश्चित रूप से ऐसा दर्द दोबारा नहीं सहना चाहता था। सुबह सुबह जब नानगोन बिंग ने देश का नवीनतम अखबार उठाया तो उसका सुंदर नाजुक चेहरा कुछ भावुक लग रहा था। अखबार में काले और सफेद रंग में लिखी गई हेडलाइन में स्पष्ट रूप से चौंकाने वाली खबर दी गई थी कि ड्रैगन सिटी में 2 पीढ़ियों से सन परिवार के संभावित उत्तराधिकारियों की एक साथ हत्या कर दी गई थी। इस खबर ने पूरे ड्रैगन सिटी में सनसनी फैला दी, यहां तक कि नानगोन बिंग को भी झटका लगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कांस्य मुखौटा वाला आदमी पिता और पुत्र दोनों को मार देगा। उसने शुरू में सोचा था कि कांस्य मुखौटे वाला आदमी केवल सुन तियानयान को मामूली सजा देने वाला था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने उन दोनों को ही खत्म कर दिया था। बॉस, आप इतनी जल्दी उठ गए। ऊपर से अभी अभी जागे लिन जिफेंग ने नानगोन बिंग को एक अजीब से भाव के साथ पाया, जो लेखन डेस्क के सामने बैठा था, सुबह के अखबार में तल्लीन था और ध्यानमग्न था। नानगोन बिंग ने उसे बिना किसी अच्छे हास्य के एक सफेद नजर से देखा, फिर शांति से अपने हाथों में सुबह के अखबार को देखना जारी रखा। लिन जिफेंग को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जैसे कि वह पतली हवा थी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी लिन जिफेंग से नाराज थी। हालांकि अंदर ही अंदर नानगोन बिंग को अभी भी उनका धन्यवाद करना था। यदि उसे पहले से चेतावनी न दी गई होती तो नानगोन बिंग सचमुच बहुत भयभीत हो जाता। अन्यथा सुन जिलियांग की मौत निश्चित रूप से इस मामले में शामिल होती। दोनों चुपचाप खड़े होकर प्रसन्नतापूर्वक नाश्ते का आनंद ले रहे थे। अब विशाल विला में केवल वे दोनों ही थे। हुआ बुकी और नानगोन शुई दोनों 2 दिन पहले चले गए थे
और उन दोनों के बीच के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए नांगोन शुई, वह बूढ़ा आदमी, वास्तव में विचित्र था। उसने वास्तव में विला में सभी फिलिपिनो नौकरानियों को नौकरी से निकाल दिया था और यहाँ तक कि नांगोन बिन के गैराज से सभी स्पोर्ट्स कारें भी ले ली थी ताकि उनके बीच के रिश्ते में कुछ बदलाव लाया जा सके। जितना अधिक वह ऐसा करता उतना ही अधिक नांगोन बिन लिन जिफेन से घृणा करने लगता। लिन जिफेन को भी यह काफी कष्टप्रद लगा। यदि वह भविष्य में चुपके से नांगोन बिन की स्पोर्ट्स कारों को चलाना चाहता था तो वास्तव में ऐसा नहीं होने वाला था। अब गैराज में लैम्बोर्गिनी के अलावा साइकिल भी एक विलासिता बन गई थी। बूढ़ा आदमी बहुत कठोर था। क्या वह इन सदियों पुरानी युक्तियों से बेहतर कुछ नहीं सोच सकता था? अपने सामने लिन जिफेन को आराम से सिगरेट पीते हुए देखकर नांगोन बिन को बेवजह गुस्सा आया। यदि उसकी उपस्थिति न होती तो क्या उसे इतनी दयनीय स्थिति में रहना पड़ता? शिक्सी। यदि वह ऐसा न करता तो क्या उसे सचमुच इतनी कठिन परिस्थिति में रहना पड़ता? लेकिन उसे कैसे पता चलता कि लिन जिफेन के अस्तित्व के बिना वह बार बार मरती रहती? अब विला के अंदर बैठकर कॉफी की चुस्कियां लेना और स्वादिष्ट नाश्ता करना तो और भी दिलचस्प हो गया है। अरे क्या तुम बाद में फ्री हो? नांगोन बिन ने शायद ही कभी लिन जिफेन से बात करने की पहल की। क्या चल रहा है? लिन जिफेन आराम से सिगरेट पी रहे थे, पैर क्रॉस करके चुपचाप अकेले एक नाटकीय टीवी शो देख रहे थे। लेकिन वास्तव में इन दिनों नाटकीय शो काफी भावुक कर देने वाले होते हैं, विशेषकर वे दृश्य जिनमें दो भाई जापानियों के विरुद्ध प्रतिरोध में लड़ते हैं। वे चित्र, वह कथानक वास्तव में लिन जिफेन के लिए कुछ अकथनीय अतीत को उजागर कर देते हैं। हाँ, क्या मजाक! क्या कोई व्यक्ति इस महिला के साथ आराम से टहलने नहीं जा सकता जब उसके पास करने के लिए और कुछ न हो? और ये देखते हुए कि मैं इस स्तर की सुंदरी हूँ, मेरे साथ रहना एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे आपने जीवन भर अर्जित किया है। यदि अन्य लोग भी मेरे साथ चलने को तैयार हो तो भी उन्हें इस महिला के मूड का इंतजार करना होगा। नांगोन बिन ने अपनी गर्दन झुकाई, यह महसूस करते हुए कि यह जानवर किसी प्रकार की विसंगति है, यहाँ तक कि एक ऐसी घृणित विसंगति जिसका कोई स्वाद नहीं है। आज दोपहर मेरे साथ खरीदारी के लिए ट्रेडिंग बिल्डिंग चलो और वैसे मेरे कुली का काम भी करो, नांगोन बिन ने कहा। वह इतनी आलसी थी कि अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। उसका रवैया बहुत ऊंचा था और उसके स्वर में अहंकार की असहनीय हवा थी, मानो उसका कुली कहलाना एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली बात थी। यदि यह अतीत का लिन जिफेन होता तो वह स्पष्ट रूप से मना कर देता, लेकिन अब उसका लक्ष्य पूरी तरह से नांगोन बिन था। कितना दुखद मामला है। इसके बारे में सोचते ही लिन जिफेन को लगा कि दुनिया बहुत नीरस है, इसलिए उसे अपने गले पर चाकू रख लेना चाहिए। नहीं जा रहा, लिन जिफेन ने आगे कहा। टीवी पर हास्यपूर्ण दृश्य देखते हुए वह पूरी तरह से मुस्कुरा रहा था। नांगोन बिन के शब्दों को ऐसे समझ रहा था जैसे वे हवा के बुलबुले हों। नांगोन बिन, जो सुबह का अखबार पढ़ने में तल्लीन थी, ने अपनी भौहें उठाई और उसका चेहरा थोड़ा खट्टा हो गया। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की चमक थी। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आज दोपहर को तुम्हारे पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं है? नहीं। लिन जिफेंग अभी भी वही पुरानी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वह टीवी को घूर रहा था। नांगोन बिन को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था, मानो वह मौजूद ही न हो। श्री लिन, मैं तुम्हें सिर्फ टीवी देखने, चाय पीने और धूम्रपान करने के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ। एक कर्मचारी के रूप में तुम्हें अपना पूरा मूल्य प्रदर्शित करना चाहिए, यह मत भूलना। मैं आपकी तत्काल वरिष्ठ अधिकारी हूँ। आपको हर चीज में मेरे आदेशों का पालन करना होगा, जिसमें आपका वर्तमान समय भी शामिल है, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा। नांगोन बिन का स्वर आक्रामक था, जो एक उग्र कार्यालय व्यक्तित्व का लगातार छलकता हुआ रूप प्रदर्शित कर रहा था। बिल्कुल एक सख्त व्यवसाय महिला की तरह जो अपना निर्णय ले रही हो। ऐसा लग रहा था कि अगर लिन जिफेंग ने उसका पालन नहीं किया तो उसे अगले ही पल नरक के 18वें स्तर में फेंक दिया जाएगा। अरे चलो भी बॉस, आप इतने अत्याचारी तो नहीं हो सकते, है ना? आप पूरी तरह से पुराने सामंती विचारों को प्रकट कर रहे हैं। भले ही मैं, लिन जिफेंग, अब त्यान्यू समूह का हिस्सा हूँ, मेरी आत्मा अभी भी मेरी है। यदि आप मेरा सारा समय उपयोग करना चाहें तो भी आप मेरी आध्यात्मिक स्वतंत्र इच्छा को नहीं बदल सकते। दुनिया में आपके जैसा बॉस कहाँ है? हम कर्मचारियों को अपनी कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम 24/7 उपलब्ध नहीं रह सकते, यह अवैज्ञानिक है, आप जानते हैं। उसका बेहद परेशान करने वाला चेहरा और कठोर बातें देखकर नांगोन बिन को अपनी ऊंची एड़ी उठाकर उसके मुंह पर मारने की इच्छा हुई। केवल अत्यंत धैर्य से ही वह स्वयं को शांत कर सकी, अपनी आवाज को नर्म कर सकी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दांत पीसते हुए पूछ सकी, तो फिर श्रीमान लिन, हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित करने के लिए आपको क्या करना होगा? 199 अध्याय 202 हाई प्रोफाइल मसाज। अध्याय 202 हाई प्रोफाइल मसाज। अरे बाप रे, यह महिला बहुत जल्दी बदल जाती है। वह एक क्षण पहले किसी शेरनी की तरह खूंखार थी जो किसी को निगलने वाली हो, और अब वह मुझसे इस लहजे में बात कर रही है। ये भयावह है। अरे बॉस, शायद आपको अपना रवैया थोड़ा समायोजित करना चाहिए। मैं वास्तव में इससे निपट नहीं सकता, इसलिए कृपया मुझे और अधिक डांटे ताकि मैं हर जगह असहज महसूस न करूं। लिन जिफेन को अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने जैसा महसूस हुआ। इस महिला के साथ क्या सौदा हुआ था? क्या उसने इलाज छोड़ दिया था?
अगर नानगोन बिन को लिन जिफेंग के दिमाग में चल रहे विचारों का पता होता तो वह उसे बहुत पहले ही थप्पड़ मार चुकी होती। हालांकि उसने मन ही मन सोचा कि यह आदमी सचमुच मर्दवादी था। जब वह उग्र होती थी तो उसे लगता था कि उसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है। जब वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करती तो वह हौंफने लगता और सोचता कि वह असामान्य है। वह किस प्रकार का तर्क और दृष्टिकोण था? क्या ऐसा हो सकता है कि सभी पुरुष इस तरह से पुरुषवादी हो कि वे चाहते हो कि दूसरे उनके प्रति थोड़ा कठोर रहें? समय तेजी से बीत गया। घर पर कुछ भी करने को नहीं था और थोड़ी बहुत हंसी मजाक वाली बहस के बीच जल्द ही दोपहर हो गई। नानगोन बिन की लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार के नवीनतम मॉडल में बैठना अद्भुत अनुभव था। ये बहुत बुरी बात थी कि उसकी सीमित संस्करण वाली सुपरकार बूढ़े आदमी नानगोन ने छीन ली थी। अन्यथा झोंगहाई शहर जैसी जगह में जहां अमीर लोग कुत्तों की तरह आम थे, यह एक बहुत ही आकर्षक घटना होती। एक बार जब उन्होंने कार पार्क कर दी तो नानगोन बिन ऐसे थे जैसे कोई ग्रामीण इलाके से आए किसी अनजान व्यक्ति को ले जा रहा हो और रास्ते में तरह तरह के सवाल पूछ रहा हो। वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भवन के बारे में हर विवरण जानने के लिए उत्सुक थी, जो कि कोई छोटा सुपरमार्केट या शॉपिंग प्लाजा नहीं था। यहाँ सभी महंगे ब्रांडेड सामान बहुत महंगे थे, यहाँ तक कि एक साधारण स्कार्फ की कीमत भी हजारों में थी। ये स्थान झोंगहाई शहर के धनी लोगों के लिए एक महासागर था, विशेष रूप से उन सहायक मालकिनों के लिए जो अपना पैसा खर्च नहीं करते थे और लागत की परवाह नहीं करते थे। जब तक वे जीवित रहे वे बेतहाशा फिजूल खर्ची करते रहे, जबकि उनके पीछे बैठे खर्चीले कुंवारे लोग बिल चुकाते रहे। क्योंकि यह एक तात्कालिक यात्रा थी, लिन जिफेंग को पता नहीं था कि वह ट्रेडिंग बिल्डिंग जा रहा है और उसने साधारण कैजुअल स्पोर्ट्सवियर पहन रखा था। सामान्यतः इसे ब्रांडेड माना जाता है, लेकिन ऐसे धन संचालित अंतर्राष्ट्रीय मॉल में ये बड़े तालाब में एक छोटी मछली के समान था। शुक्र है कि ट्रेडिंग बिल्डिंग में प्रवेश करते समय अभी भी सुबह थी, भीड़भाड़ का समय नहीं था और आसपास बहुत अधिक ग्राहक भी नहीं थे। अन्यथा नानगोन बिन को लिन जिफेंग को एक बैग में बंद करके पीट पीट कर मार डालने और फिर भाग जाने का प्रलोभन होता। एक ऐसे व्यक्ति के साथ खरीदारी करने जाना जो किसी प्रवासी श्रमिक से बिल्कुल अलग तरह के कपड़े पहने हुए हो, सचमुच विचित्रता का एक उत्कृष्ट रूप था, या शायद इसे मूर्खता का सार माना जा सकता है। और लिन जिफेंग यह मूर्ख कोई शर्म की भावना नहीं दिखाते हुए बस मुस्कुराता रहा, इधर उधर देखता रहा और देर से चिल्लाता रहा। नानगोन बिन को केवल एक ही बात सहनीय लगी कि वह पूरी तरह से देहाती नहीं था, उसका व्यवहार ठीक था और वह अच्छे दिखने वाले कर्मचारियों की तलाश में इधर उधर घूरकर नहीं देखता था। लेकिन नानगोन बिन को उसे कई मीटर दूर से लात मारने की इच्छा तब हुई जब इस व्यक्ति ने एक महंगे बुटीक मेंसवियर स्टोर में घुसकर कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे नवीनतम फैशन के कपड़े पहनकर दिखाएं और नानगोन बिन को हल्के से संबोधित करते हुए कहा, इस तरह के मेंसवियर पहनने से कोई भी काफी मर्दाना दिखाई देगा। आप एक साधारण सुरक्षा गार्ड, आपको इस तरह पैसा बर्बाद करने का क्या अधिकार है? 3000 रुपये प्रति माह के मामूली वेतन के साथ आप यहाँ से आधी टाई भी नहीं खरीद सकते, फिर भी आप उनकी दुकान में कपड़े देखने का साहस करते हैं। ये साहस सचमुच सराहनीय है। अंत में नानगोन बिन को थोड़ी दया आ गई। उसने लिन जिफेंग को लालसा के साथ पुरुषों के कपड़े के एक टुकड़े को देखते हुए देखा। उसने लिन जिफेंग के लिए एक सेट खरीदने के लिए अपना कार्ड निकाला, क्योंकि पैसा वास्तव में उसके लिए ज्यादा नहीं था। लेकिन कौन जानता था कि वह उसे ऐसे देखेगा जैसे उसने कोई यूएफओ देख लिया हो, और उसे पता भी नहीं था कि वह क्या कर रही है। यद्यपि पुरुषों के कपड़े अच्छे थे, उनमें उत्तम कारीगरी और सम्मानजनक ब्रांड प्रतिष्ठा थी, फिर भी लिन जिफेंग को इसमें कोई रुचि नहीं थी, विशेष रूप से कीमत के नजरिए से। यदि स्टोर क्लर्क ने कुछ अंश भी कम कर दिया तो भी उसे वह उचित नहीं लगेगा। लेकिन कौन जानता था कि आज नानगोन बिन किसी अजीब सनक में उसके लिए ये कार्ड खरीदने जा रही थी। इसकी ले क्या थी? चूंकि वह पहले ही अपना कार्ड स्वाइप कर चुकी थी, इसलिए अब उसकी आलोचना करना कुछ हद तक दुस्साहपूर्ण लग रहा था। उन्होंने चुपचाप उपहार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने का निर्णय लिया। उस समय काफी अच्छे दिखने वाले स्टोर क्लर्क ने लिन जिफेंग की ओर देखा, जो बिल्कुल जर्जर दिख रहा था, आश्चर्य से देखा और उसे कपड़े सौंप दिए, अपनी मुस्कान को पेशेवर बनाए रखने की कोशिश करते हुए। फिर भी लिन जिफेंग उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक देख सकता था। आखिरकार उस पोशाक की कीमत 89,000 युआन थी, जो एक औसत व्यक्ति के लिए खरीदने लायक नहीं थी। लेकिन ये सब बहुत अजीब लगा। कल्पना कीजिए, एक गंवार निकम्मा आदमी जिसके पीछे एक बेहद खूबसूरत महिला है, बिना पलक झपकाए एक आदमी के लिए हजारों रुपए के कपड़े खरीद रही है। वो सब किसके बारे में था? यह मुंह पर एक तमाचा था जो भिक्षावृत्ति की किसी भी धारणा के विपरीत था। कपड़े प्राप्त करने के बाद नानगोन बिन मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से ट्रेडिंग बिल्डिंग के अंदर महिलाओं के अनुभाग की ओर चली गई। एक सुखद अनुभूति स्वाभाविक रूप से उभर रही थी। लटके हुए लिन जिफेंग ने कुछ अवाक होकर उसकी सुंदर आकृति को देखा। क्या ये किसी प्रकार का बदला था? क्या यह अपने आप को सही साबित करने का एक जटिल तरीका था? हालांकि नानगोन बिन ने लिन जिफेंग की मोटी चमड़ी को थोड़ा कम करके आंका था। अपना सिर ऊंचा करके वह क्लर्क की ओर देखकर हंसा, मेरी बहन। लेकिन जब वह चला गया तो क्लर्क ने उसे तिरस्कारपूर्ण ढंग से टीएस कहा, मानो कह रहा हो कि तुम्हें रखा तो रखा ही जा रहा है, फिर ऐसा झूठ क्यों बोला जाए जो 3 साल के बच्चे को बेवकूफ बना सके।
इसके अलावा इस युग में एक पुरुष जो वास्तव में एक महिला के पस से लटका रहता है उसे काफी शक्तिशाली माना जाता है। कम से कम वह कुछ काम का तो होता है, जबकि कुछ पुरुष किसी काम के नहीं होते, यहाँ तक कि उनके पुर्जे खरीदने लायक भी नहीं होते। नानगोन बिन के पीछे चलना और उसके उत्कृष्ट शरीर की प्रशंसा करना वास्तव में आनंददायक था। हालांकि लिन ज़िफेंग को उसका अहंकार बहुत परेशान करने वाला लगा। आखिरकार ये तो बस एक कपड़े का टुकड़ा था। क्या इससे उसे सचमुच अच्छा महसूस हुआ? क्या उसे खुश रहने के लिए सचमुच उसे शर्मिंदा होते देखना जरूरी था? बेशक नानगोन बिन की सुंदरता और आचरण ने पुरुषों का बहुत ध्यान आकर्षित किया। इस भौतिकवादी शॉपिंग सेंटर में लगभग हर धनी पुरुष को एक प्रतिष्ठित महिला के साथ जोड़ा जाना सुरुचिपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन जिस बात से वे मन ही मन घृणा करते थे वही ये थी कि लिन ज़िफेंग एक दरिद्र गंवार की तरह उसके पीछे पीछे घूमता था, जो विशेष रूप से घृणित लगता था। और फिर भी जितना अधिक वे उसे नीची नजर से देखते उतना ही अधिक लिन ज़िफेंग को विजयी महसूस होता। वह जल्दी से नानगोन बिन के पास गया, खुद को प्रसन्नतापूर्वक पेश किया और हंसते हुए बोला, मैडम आप थक गई होंगी, मुझे तुम्हें रगड़ने दो। इसके साथ ही उसका हाथ नानगोन बिन की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उसके कंधे की ओर बढ़ गया। जैसे ही नानगोन बिन मना करने वाली थी, वह इस बात से इनकार नहीं कर सकी कि लिन ज़िफेंग की मालिश तकनीक काफी प्रभावी थी, जिससे उसे तुरंत अविश्वसनीय रूप से राहत और आराम महसूस हुआ। इस दृश्य को देखकर उन लोगों के मुंह से खून निकलने लगा जिन्होंने बेशर्मी तो देखी थी, लेकिन इस हद तक बेशर्मी कभी नहीं देखी थी। 200 अध्याय 203 फैशन विशेषज्ञ अध्याय 203 फैशन विशेषज्ञ। ट्रेडिंग बिल्डिंग में जहां विभिन्न उच्च समाज के अभिजात वर्ग इकट्ठा होते हैं, ये पुरुषों के लिए सुंदरियों की तलाश करने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है। लेकिन नानगोन बिन का आकर्षण निस्संदेह इमारत के सबसे आश्चर्यजनक आकर्षणों में से एक बन गया। रास्ते में कौन जानता है कि पतलून पहने कितने जानवर आकर्षित हुए थे, लेकिन एकमात्र चीज जिसने इन जानवरों को बेकाबू होकर चिल्लाया वही ये थी कि लिन ज़िफेंग इस बेशर्म स्कैलियन ने वास्तव में हस्तक्षेप किया। तुम एक ऐसे गंवार आदमी जो इतना असभ्य है कि तुम लगभग टूट चुके हो, वास्तव में इतना घटिया और घृणित काम करने में सफल हो गए हो, जो सचमुच इस दुनिया के लिए एक आपदा है। और जानवरों के बीच इस मुख्य अपराधी के चेहरे पर एक उत्तेजक भाव था। वह अपने आसपास के अमीर युवा मालिकों को अपनी मध्यमा उंगली से दिखा रहा था, ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे वह मार खाने के लिए ही पैदा हुआ हो। खासकर तब जब ये जानवर खिलखिलाकर हंसने लगा और नानगोन बिन के पास आकर उससे मालिश करने के लिए कहने लगा। यह आदमी खुशामद कर रहा था या मौका पाकर छूना चाहता था, ये तो कोई भी अनुमान लगा सकता था। लेकिन आसपास के नर जानवर केवल एक ही बात पर सहमत हो सके कि लिन ज़िफेंग उन्हें स्पष्ट रूप से उकसा रहा था। आह आह, ये बहुत अच्छा लगता है। हालांकि उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब लिन ज़िफेंग की कुशल उंगलियों के नीचे नानगोन बिन आराम की जगह पर बैठी कोमलता से कराह रही थी, ऐसी कराहें निकाल रही थी कि उन घटिया आदमियों की पैंट गीली हो जाती, लगभग उत्तेजना के इंजेक्शन की तरह। नानगोन बिन को बार बार यह कहते हुए सुनकर कि यह कितना आरामदायक था, लिन ज़िफेंग ने और भी अधिक तीव्रता से अपनी गतिविधियों में हेरफेर किया और जल्द ही नानगोन बिन लगभग आराम से चिल्लाने लगा। यह अज्ञात था कि इस व्यक्ति ने पहले क्या किया था, लेकिन उसने ऐसा शानदार मालिश कौशल प्रदर्शित किया जो नानगोन बिन द्वारा हर सप्ताह आने वाले महिला क्लब की पेशेवर महिला तकनीशियनों से भी बेहतर और अधिक ताजगी देने वाला था। लिन ज़िफेंग की खुरदरी उंगलियों को बार बार नानगोन बिन के सुगंधित कंधों पर दबाते हुए देखकर वहां से गुजरने वाले नर जानवर मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन वह कोस रहे थे कि वह कितना अराजक था जो लोगों से भरे मॉल के सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी संदिग्ध गतिविधियां करने की हिम्मत कर रहा था। फिर भी वे और अधिक यही चाहते थे कि नानगोन बिन की मालिश करने वाला व्यक्ति वे स्वयं हो। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग वहां एकत्रित होते गए, नानगोन बिन जो केवल आराम करने के लिए कम भीड़ वाली जगह ढूंढना चाहता था, उसने इतनी भीड़ को आकर्षित करने की उम्मीद नहीं की थी। अचानक नानगोन बिन का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और ट्रेडिंग बिल्डिंग में अंदर चली गई। लिन ज़िफेंग को इसके बारे में कोई असहजता महसूस नहीं हुई, न ही वह शर्माया। उसने नानगोन बिन द्वारा उसके लिए खरीदे गए कपड़े उठाए और खुशी से उसके पीछे चल पड़ा, रास्ते में पड़ने वाली अनगिनत तीखी निगाहों से बेखबर। लगभग 10 मिनट बाद दंपति एक साफ सुथरी लिफ्ट से लगभग 1 दर्जन मंजिल ऊपर चले गए, जहां नानगोन बिन अलग थलग और स्टाइलिश एक उच्च श्रेणी के सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में प्रवेश कर गया, जबकि लिन ज़िफेंग स्वाभाविक रूप से कुछ भी करने को तैयार नहीं था और एक महिला के साथ सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में जाने में थोड़ा शर्मिंदा था। एक बड़े शहर में एक देहाती की तरह ट्रेडिंग बिल्डिंग के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। मिस, क्या आपके पास लोरियल के फीमेल फेशियल ऑयल का नमूना है? नानगोन बिन ने बड़ी शालीनता से महिलाओं के उत्पादों के एक बुटीक स्टोर की ओर रुख किया। चारों ओर चमकती रोशनी में नानगोन बिन एक स्वर्गीय अमर देवता की तरह धरती पर उतरती हुई दिखाई दे रही थी, जिससे कुछ सौंदर्य से लबरेज महिलाएं उसे देखकर हीन भावना से अपना सिर झुका लेती थीं। ये महिलाएं, जो आमतौर पर भारी मेकअप के साथ भड़कीली दिखती थीं, नानगोन बिन के स्तर की बिल्कुल भी नहीं लग रही थीं। चाहे उनका श्रृंगार कितना भी अलंकृत क्यों न हो, उनकी तुलना चीनी मिट्टी के रंग की प्राकृतिक सुंदरता से नहीं की जा सकती थी। विरोधाभास बहुत अधिक था।
नानगोन बिन जहां भी जाती वह पुरुषों के आकर्षण का केंद्र बन जाती, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती, यहाँ तक कि कुछ महिलाएं भी उससे ईर्ष्या और नाराजगी महसूस करती। नानगोन बिन ने आज एक साधारण पेशेवर पोशाक पहन रखी थी, जिसने उसकी शानदार बर्फ जैसी सुंदरता को और अधिक निखार दिया, जिससे कम यौन इच्छा वाले पुरुष भी उसके प्रति आकर्षित हो गए। ये सचमुच एक ऐसा दृश्य था जिसने किसी की भी भावनाओं को झकझोर दिया। काउंटर पर मौजूद महिला कुछ मिनटों के लिए नानगोन बिन के खूबसूरत चेहरे को देखकर दंग रह गई, लेकिन जल्द ही उसने एक पेशेवर मुस्कान दिखाए और एक एक करके नानगोन बिन को सभी चीजों से परिचित कराना शुरू कर दिया। एक महिला, चाहे वह धनवान हो या नहीं, यदि वह सुंदर है तो वह धन की पूंजी है। कितने पुरुष उनकी पीठ पीछे चुपचाप उनका समर्थन करने को तैयार हैं। दिन में उन्हें प्यार से डैडी कहकर पुकारना और रात में जब उन्हें डैडी द्वारा गोद में लिया जाता है तो वे धीरे से कराहना। इस समय एक नर पशु, जिसने दूर से नानगोन बिन की उपस्थिति को देखा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ उसके पास आया। इस वर्ष फ्रांस की सबसे फैशनेबल शैली में सजे तथा सिर से पैर तक धन की सुगंध बिखेरते हुए वह विनम्रता और शिष्टता से उसके पास पहुंचे। उनका चेहरा थोड़ी परिपक्व दाढ़ी से सुसज्जित था और उनके छोटे स्टाइलिश बाल उन्हें एक सफल उच्च वर्गीय व्यक्ति का रूप देते थे। मिस क्लींजिंग ऑयल का इस्तेमाल आमतौर पर केवल तैलीय त्वचा वालों के लिए किया जाता है। चूंकि आपकी त्वचा चिकनी और लचीली है, इसलिए संभवतः आपको इस प्रकार के क्लींजिंग तेल की आवश्यकता नहीं है। यदि सुंदरी मेरी बात सुने तो मैं एक चेहरे की सफाई करने वाली क्रीम पेश करना चाहूंगी जो इस वर्ष फ्रांस में विशेष रूप से लोकप्रिय है। यह न केवल मृत त्वचा को हटाता है बल्कि त्वचा की मरम्मत भी करता है। उन्होंने कहा, हालांकि यह आम जनता के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमेशा से फ्रांस में सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तु रही है और आम जनता की पसंद पर भरोसा किया जा सकता है। उनके धाराप्रवाह भाषण ने वास्तव में नानगोन बिन की आंखों को चमका दिया, विशेषकर उसके सामने खड़ा यह आदमी जो तुच्छ न होते हुए भी भव्य था। उनके विनम्र और सज्जनतापूर्ण व्यवहार ने नानगोन बिन को एक नए दृष्टिकोण से उनका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। कम से कम यह आदमी उपस्थिति और आभा के मामले में निश्चित रूप से उस बदमाश लिन जिफेन के बराबर नहीं था। नानगोन बिन को विशेष रूप से इस बात ने आकर्षित किया कि इस युवा सज्जन की आंखें बहुत चमकदार थीं, मानो कोई भयंकर जानवर उन्हें घूर रहा हो, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उसके दिल में चल रहे सभी छोटे छोटे विचारों को स्पष्टता से देख रहा हो। उनके शरीर से एक ऐसा आकर्षण झलक रहा था मानो उसमें हजारों अनकही कहानियां और रहस्य छिपे हों जो दूसरों को पता नहीं है। ओह, आप महिलाओं के क्लींजिंग ऑयल के बारे में इतना कुछ जानती हैं। नानगोन बिन ने अपनी धनुषाकार भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया, एक विचारमग्न नजर डाली, हालांकि उसकी अंतर्निहित शीतलता में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। पुरुषों के लिए एक महिला जितनी अधिक दबंग होती है, उतना ही अधिक वे उसे जीतने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, जो बदले में उनके दिलों में गहनतम खोजपूर्ण इच्छाओं को जगाता है। हे सुंदर मिस, आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी फैशन संपादक कियाओ बोयन है। हमारे ट्रेडिंग बिल्डिंग में फैशन से संबंधित सभी विषयों की योजना मास्टर कियाओ बोयन द्वारा सावधानीपूर्वक बनाई गई है। क्लर्क ने प्रशंसा से भरे स्वर में बताया, कियाओ बोयन का पक्ष लेने का प्रयास करते हुए। लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि क्लर्क आकर्षक लग रही थी, वह कियाओ बोयन की पसंद नहीं थी। फैशन एडिटर नानगोन बिन के सुंदर और ठंडे चेहरे पर अंततः थोड़ी उलझन दिखाई दी। तियानयू की सर्वोच्च निदेशक होने के नाते उन्हें उद्योग की कुछ जानकारी थी, लेकिन उन्होंने फैशन संपादक के उभरते पेशे के बारे में कभी नहीं सुना था।